हेलो स्टूडेंट, वेद क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, हमने मॉर्निंग में आपको बताया था कि आपका जो है टेस्ट होने वाला है, तो आप लोगों ने जो है वो टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया होगा और आप सभी को पता होगा कि आज आपकी लाइव मैराथन क्लास होती थी, लेकिन आज आपकी ये क्लास जो है वो लाइव नहीं होगी। जो मॉर्निंग वाला टेस्ट था उसी का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर आपको कराएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चेक कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स जो हैं वो कितने मार्क्स आपके आए हैं, और अगर आप उसको कमेंट में शेयर करना चाहें तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अब आप इस वीडियो का या इस जो मॉक टेस्ट है उसका सॉल्यूशन आप लोग देखिएगा। स्टूडेंट, सबसे पहले जो यहाँ पर हम पार्ट करेंगे वो हम जीके का पार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो आपका पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल आपका कौन था। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल है वो आपका कौन है, वो आपका वॉरेन हेस्टिंग्स है। ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो सही उत्तर है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि भारत की आज़ादी के समय भारत का वॉयसरॉय कौन था, यानी 1947 में, ठीक है। 1947 में जब आपका भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जो वॉयसरॉय था वो आपका लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और अंतिम आपके कौन थे? अंतिम जो थे वो आपके कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो हैं, अंतिम आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। और यह हम कहें प्रथम भारतीय जो हमारे वॉयसरॉय बने वो आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने। क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर है वो आपका लॉर्ड माउंटबेटन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध, ठीक है, ब्रिटिश और मराठाओं के बीच आपका जो तीसरा युद्ध हुआ था वो आपका किससे संबंधित है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है उससे आपका संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही उत्तर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। किस सभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? देखिए, हमारे पास संसद में लोकसभा है, राज्यसभा है। लोकसभा के आपके स्पीकर हो गए, ठीक है। राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा इसका सही उत्तर है। राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो आपके कौन होते हैं? वो आपके उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति महोदय जो हैं वो हमारे राज्यसभा के पदेन जो हैं आपके अध्यक्ष होते हैं, लेकिन वो उस सदन के अध्यक्ष आपके नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलते हैं। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्य हमने आपके कहाँ से लिए? मौलिक कर्तव्य हमने आपका रसिया से यानी सोवियत संघ से लिए हुए हैं। मूल अधिकार की अगर हम बात करें तो मूल अधिकार हमने यूएसए से लिए। इस तरीके के जो आपके संविधान के स्रोत हैं वहाँ से क्वेश्चन जरूर आपका बन के आता है, तो उसको आप जो है वो करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है कि मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले जो आपके हैं वो आचार्य विनोबा भावे हैं। कौन है? विनोबा भावे। मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है, फिलीपींस की सरकार के द्वारा आपका दिया जाता है। इसको एशिया का जो है, एशिया का नोबल भी आपका कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? जैसे हम सभी को पता है चुनाव आयोग के अंतर्गत जो आपका अनुच्छेद है वो आपका अनुच्छेद कौन सा है? 324 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है चुनाव आयुक्त जो है वो चुनाव पूरा हमारा काम करता है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उसके 2 सबऑर्डिनेट आपके चुनाव आयुक्त जो हैं वो आपके होते हैं। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो हम आपका 25 जनवरी जो है 25 जनवरी को यहाँ पर हम मनाते हैं। अगर आप यहाँ पे कमेंट में बताना चाहें कि इस समय हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो आपके कौन हैं, ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस अगस्त में कब मनाया जाता है? देखो, मनाया आपका कब जाता है भाई? 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसका जन्मदिन उस दिन होता है? मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है। मेजर ध्यानचंद आपका किससे संबंधित है? हॉकी से आपका संबंधित है। और खेल जो आपके खिलाड़ियों का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है उसका नाम भी आपका मेजर ध्यानचंद के नाम पे आपका कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लुप्त प्रायः एशियाई शेरों की अंतिम शरण स्थली के लिए आपका जो है प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर आपका एशियाई शेर। हमेशा आप याद रखिएगा, एशियाई शेर जैसे ही आपका नाम आता है तो गिर नेशनल पार्क आपका आता है। कौन सा आता है? गिर नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो आपका कहाँ पे है? वो आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। ये जो है ये आपका गुजरात में है, एशियाई शेरों के लिए आपका जो है प्रसिद्ध है। काजीरंगा जो है वो आपका कहाँ पे है? काजीरंगा जो है वो असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए आपका फेमस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर,
ठीक है। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं वो आपके कौन है, वो आपके महावीर हैं। कौन है, महावीर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। राज तरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो राज तरंगिणी के लेखक जो हैं वो आपके कल्हण हैं। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, कल्हण इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दिलीप ट्रॉफी का जो संबंध है वो आपका किससे है, वो आपका क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी का जो आपका संबंध है वो आपका क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? मानव निर्मित सबसे बड़ी झील जो है वो गोविंद सागर है। ठीक है, कौन सी है? गोविंद सागर। इनका नाम जो है पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नाम पे आपका रखा गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, 1983 में निम्न में से कौन सा आयोग केंद्र सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों पर नियुक्त किया गया था? तो केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड आपका कौन सा है, वो आपका सरकारी आयोग है। कभी कभार क्वेश्चन को रिवर्ट भी कर देते हैं, यानी ऊपर आपको दे देंगे कि सरकारी आयोग संबंधित है, नीचे केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, पुनर्गठन से संबंधित या मूल अधिकार से संबंधित। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो सरकारी आयोग है वो केंद्र राज्य संबंधों पर आपका आधारित है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है आपका 15 पे हम चलते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी क्या है? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो आपकी 25 वर्ष है। कितनी है? 25 वर्ष है। 30 साल की अगर हम बात करें तो वो आपका राज्यसभा के लिए है। 35 वर्ष की बात करें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो है वो 35 वर्ष आपकी होती है। 18 साल में हम आपका जो है वो वोट देने लायक आपका हो जाते हैं। 21 साल की अगर हम बात करें तो जो आपके नगर निगम के या पंचायती आपके जो चुनाव होते हैं वहाँ पर आपकी जो न्यूनतम उम्र है वो आपकी 21 वर्ष है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, अभी मैंने आपको बताया था मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं, मौलिक कर्तव्य हमने आपका रूस से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? रूस से लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके सिफारिश पर की गई? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो है वो आपका 1773 का जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आपका है। ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, दाचीगाम। ठीक है, दाचीगाम जो आपका है वो आपका कहाँ पे है? ये आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चंस आप जो हैं उनको आप क्वेश्चंस को क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को आप याद कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलित्जर पुरस्कार जो है वो आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, जो आपका मीडिया लाइन में होते हैं, पत्रकारिता की लाइन में होते हैं, उसमें आपका जो है उत्कृष्ट कार्य के लिए, सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार जो है वो आपका दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच कितना अधिकतम हो सकता है? बहुत ही सिंपल सा इजी क्वेश्चन है, 6 माह। इसका जो है 6 माह, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से आपका कौन है? पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है वो सबसे अधिक हमारा जो है जैव विविधता से आपका जो है धनी स्थान है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तिब्बत में सांगपो अगर हम वैसे भी देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसको तिब्बत में क्या कहा जाता है? तिब्बत में आपका सांगपो कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। अक्षांश और जो देशांतर है, ठीक है, अच्छा ये किस अक्षांश पर आपका निर्धारित किया गया है? ये अक्षांश नहीं, ये आपका जो है देशांतर आपका होगा। भारतीय मानक समय IST, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो आपका है वो आपका कितना है? 82.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। प्रयागराज इलाहाबाद के पास से आपका जो है गुजरती है, यहीं से हमारा जो टाइम आपका फिक्स होता है। आप लोग मोबाइल वगैरह में देखते होंगे +5:30, ठीक है, हम जो इंटरनेशनल आपका टाइम है उससे हम 5.5 घंटे जो हैं वो आगे चल रहे हैं। इंटरनेशनल टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से, GMT से आपका जो है GMT से आपका चलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 24, बिहू। ठीक है, बिहू किस का त्यौहार है? तो ये बिहू जो है ये असम का त्यौहार है। बीच में आपने इसके ऊपर जो कुछ कंट्रोवर्सी जो सुनी होंगी, कुछ आपके जो लीडर्स थे उन लोगों ने गलत ट्वीट आपका कर दिया था, बिहू को जो है बिहार का आपका बताया था, बट बिहू जो है वो आपका कहाँ का है? बिहू आपका आसाम का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25,
रेशम के कीड़े पालने की परंपरा का प्रारंभ किस सभ्यता की देन है? तो रेशम के कीड़े आपके कहाँ से शुरू हुए हैं? रेशम के कीड़े आपके चीन जो है, चीन से आपके शुरू हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अक्टूबर 2022 में मेलिंस ट्रस्ट के इस्तीफे के बाद यूके के जो हैं वो आपके कौन बने हैं? ऋषि सुनक। ठीक है, ऋषि सुनक जो हैं वो इन्फोसिस के जो आपके को फाउंडर आपके हैं नारायण मूर्ति, उनके आपके दामाद हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ऋषि सुनक जो है इसका आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अमेरिकी प्रभाव वाले ग्रुप नाटो का जो है 31वां सदस्य देश बना है? देखिए, आप सभी को जो यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई है उसका मेन कारण आपको पता होगा कि यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल होने वाला था या नाटो में शामिल होने की उसकी इच्छा है, इसीलिए रूस ने उसके ऊपर आक्रमण किया है। लेकिन इस बीच ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नाटो ने जो है वो आपका फिनलैंड को क्या कर दिया है? फिनलैंड को आपका जो है वो 31वां सदस्य आपका बना लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन आ सकता है, 1000 झीलों की भूमि आपका किसको कहा जाता है? तो 1000 झीलों की भूमि आपका जो है वो फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के द्वारा लाडली, किस राज्य के लिए लाडली बहिना नामक जो है योजना आपकी शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश के आपके हैं। आपने वहाँ पे जो उनके मुख्यमंत्री हैं शिवराज जी, उनके बारे में सुना होगा, उनका निकनेम जो है वो मामा उनसे कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य आपका कौन सा है? इसका सही उत्तर है आपका तमिलनाडु। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना, ठीक है, बांध परियोजना से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे। तो तुलबुल परियोजना जो है वो आपका किससे संबंधित है? वो आपका झेलम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, कयाल क्या है? तो कयाल जो है केरल के आपके, केरल के क्या है? केरल के आपके लैगून है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, अयोध्या किस नदी के तट पर है? तो अयोध्या जो है वो आपका सरयू नदी के तट पर है। किसकी नदी के तट पर है? सरयू नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत विश्व कप क्रिकेट का पहली बार चैंपियन कब बना? 1983 में कपिल देव की अगुवाई में, उसके बाद 2011 में महेंद्र सिंह की अगुवाई, महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 1983। उससे पहले 2 बार जो है वो आपका वेस्ट इंडीज बना था। तो विश्व विजेता टीम को हराया था कपिल देव की कप्तानी वाली टीम ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ठीक है, पीडियाट्रिक्स जो है वो आपका शिशु रोग, जो आपका शिशु बाल आपका होता है उससे संबंधित है। ठीक है, शिशु रोग से संबंधित जो है उसका अध्ययन आपका पीडियाट्रिक्स में आपका क्या किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। अभी भी हमारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके बचे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या कहता है? मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। तो मधुमक्खियों का अध्ययन जो है वो आपका एपीकल्चर में किया जाता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका जो है वो जरूर बन के आता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं, एक बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो वो आपका किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? बिजली का बल्ब जो है वो टंगस्टन का बना होता है। इसमें हीट का फॉर्मूला H=I²RT से आपका आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं। तो तारे जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन मतलब होता है अपवर्तन। ठीक है, बेंडिंग ऑफ आपका जो है, जो लाइट अगर सीधी जानी चाहिए थी वो थोड़ा सा आपकी क्या हो जाती है? टिल्ट हो जाती है। परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, उसको रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं? बाउंस बैक। ओके, प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग यानी फैल जाना। तो तारे अपवर्तन की वजह से जो है वो आपके टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में आँख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? तो कॉर्निया को ही आपका केवल चेंज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो ये सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आसवन के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए, आसवन विधि के द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लें, हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका क्या है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है, उनसे वायुमंडल का तापमान जो है, वायुमंडल का तापमान आपका बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला है हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स क्या कहता है? मिट्टी के बिना, ठीक है, मिट्टी के बिना अगर पौधे उगाए जा रहे हैं, पौधे की वृद्धि की जा रही है, पौधे का विकास किया जा रहा है, तो उसको हाइड्रोपोनिक्स जो है वो आपका बोला जाता है।
अगला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जाग्रह किसको कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जाग्रह आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी जो है वो आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में आपका लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ जो है वो आपका सारनाथ में है। 4 आपके जो है वो शेर बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, अब उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चन है। नक्कटी रानी के नाम से कौन जाना जाता है? तो नक्कटी रानी के नाम से रानी कर्णावती जो है, रानी कर्णावती आपकी जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐपण क्या है? ऐपण जो है एक प्रकार की आपकी जो है वो चित्रकला है। क्या है? एक प्रकार की जो है चित्रकला है। ऐपण गल किसको कहा जाता है? अगर आप उत्तराखंड में जानते हैं तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग है? पंचप्रयाग उत्तराखंड में आप लोगों ने पढ़े हुए होंगे, तो पंचप्रयागों में एक आता है रुद्रप्रयाग, जहां पर अलकनंदा के साथ मिलती है मंदाकिनी नदी। ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद कहां पर है? तो कावेरी नदी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। किसके बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम बंकिम चंद्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आपका सही उत्तर है। और लास्ट क्वेश्चन है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो वो 1 बार बने, सन 1924 में, जो बेलगाम का आपका अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब अरुण सर जो है आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो है कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए बात करते हैं मैथ्स के सॉल्यूशन की, राइट। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला है, 40 मीटर, एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े, तो ये 40 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का करना है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर हो, तो मतलब 6/5 का दिया हुआ है, ये इसका डायमेंशन है, राइट। तो इन पत्थरों की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या करो, जो आपका बरामदे का साइज है, राइट, उसमें एक आयताकार पत्थर से आप डिवाइड मार दो, यानी ये 6 डेसीमीटर है, इसका मतलब हो गया 6/10 मीटर, और ये आपका कितना हो गया 5/10 मीटर, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरे प्रोसेस को, तो आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है, 2000 आ रहा है, राइट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है आपको, एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया है। तो कालीन की लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। तो देखो क्या करोगे, 8 × 6 इज इक्वल्स टू, ये 1.6 है, इंटू इसकी लेंथ निकाल दोगे, क्योंकि जो आपका 8/6 का यहाँ पे कमरा है, उस पूरे कमरे में आपकी कालीन बिछाई जा रही है, तो दोनों का जो एरिया होगा वो बराबर होगा, राइट। तो यहाँ से जब आप एक्स को सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे 30 मीटर। तो ये ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर तथा इस भुजा की विपरीत भुजा से दूरी, यानी आपका ये समांतर चतुर्भुज है, राइट। तो एक भुजा यहाँ पे आपका कितना है, 18 मान लो इसको, और इसकी विपरीत भुजा से जो दूरी है ये आपको दी है, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लेके चलेंगे, राइट। तो ये 8 हो गई। तो आपको इसका एरिया निकालना है, तो 18 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यही इसका एरिया होगा, यानी भुजा गुणा ऊंचाई। तो ये कितना आ गया आपका, 18 × 8 = 144। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, एल्कोहल तथा पानी के 5 लीटर घोल में एल्कोहल की सांद्रता 20% है। इसमें 2 लीटर घोल निकाल कर उसके स्थान पे 2 लीटर पानी डाल दिया जाता है। तो नए घोल में एल्कोहल की सांद्रता बताइए। तो देखिए 5 लीटर में आपका 20% इसका क्या है, आपका कंसंट्रेशन है, सांद्रता है एल्कोहल की। अगर इसमें 2 लीटर निकाल दोगे आप, तो 3 लीटर जो है, तो उसमें भी आपका 20% तो एल्कोहल की सांद्रता रहेगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए आपका एल्कोहल कितना हो गया, 3 का 20% यानी 20/100, तो ये 1/5 आएगा। तो ये आपका 3/5 उसमें क्या हो गया, एल्कोहल हो गया, और टोटल आपका कितना है बचा, 3 लीटर था, 3 में आपका इतना एल्कोहल है, तो 3 में से इसको माइनस कर देंगे तो उतना आपका पानी बचेगा। तो 5 से 15, 15 - 3 यानी 12, 12/5 आपका क्या है, उसमें पानी है, और ये क्या आपका एल्कोहल है, राइट। तो यहाँ पे एल्कोहल हो गया। अब उसने क्या बोला है कि इसमें जब इतना आप निकाल रहे हो ना, 2 लीटर आपने निकाल दिया, ठीक है, 2 लीटर आपने यहाँ पे निकाल दिया, तो यहाँ पे अब आपका एल्कोहल का कंसंट्रेशन कितना बचेगा। तो देखिए एल्कोहल तो आपका 3/5 ही रहेगा। अब इसमें पानी आपका जुड़ गया है, 12/5 प्लस 2 लीटर आपने पानी डाल दिया है, करेक्ट। तो यहाँ पे यह एल्कोहल हो गया और ये इसमें पानी हो गया, राइट। और इंटू आप 100 करेंगे तो यहाँ पे आपको एल्कोहल का परसेंटेज मिल जाएगा, जो कि आपका निकल के आएगा यहाँ पे 12%। तो 12% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं।
एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। एक निश्चित दूरी को धारा की दिशा में तैरकर पार करने में उसे जो समय लगता है, उससे 3 गुना समय उसको इस दूरी को धारा के विपरीत पार करने में लगता है। तो धारा का वेग आपको बताना है। तो देखो भाई, नाव मान लो या कुछ भी है, इंसान तैर रहा है, तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम वाई उसकी स्पीड लेके चलते हैं, जो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दी हुई है, और यहाँ पे धारा की स्पीड को आप एक्स मान लीजिए। तो यहाँ पे अगर बात करें कि अगर धारा की दिशा में अगर बह रहा है, राइट, तो यानी आपका डाउन स्ट्रीम है, तो उस केस में आपका जो स्पीड होगा वो क्या होगा, y प्लस एक्स। अब इसको ऐसे समझो, टाइम की बात करनी है आपको यहाँ पे। तो देखो, स्पीड तो आपकी y प्लस एक्स होगी, तो अगर टाइम निकालोगे तो ये टाइम कितना आएगा आपका, ये आपका मान लो d डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो, ठीक है, तो d ओवर आपका यहाँ पे 5 नाव की स्पीड आपको दे रखी है, प्लस x, ये आपकी स्पीड हो गई किसकी, जब आप डाउन स्ट्रीम में जा रहे हो, धारा की दिशा में जा रहे हो। और ये तो आपका t1 टाइम ले लो, और t2 टाइम क्या है आपका, डिस्टेंस आप सेम कवर कर रहे हो लेकिन धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हो, तो उस समय आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, 5 माइनस एक्स, राइट। अब ये जो t2 है, ये t2 t1 का थ्राइस है, तो आप क्या करो, d ओवर 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू d ओवर 5 प्लस एक्स इंटू 3। तो यहाँ पे आप d से d को कैंसिल कर देंगे, और इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप बड़े आराम से x का वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि निकल के आएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो इसको आप ऑप्शन ए में यहाँ पे मार्क कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत खपत 110 लीटर है। यदि अगले 5 माह की औसत खपत 86 लीटर हो, तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी है। तो देखो, 7 ये है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका 7 महीने का निकल के आ जाएगा टोटल कितना खर्चा है, मतलब पेट्रोल का, तो 1177, 770 ये आ गया। और आपका 5 माह का औसत कितना है, मतलब 5 माह का 86 है, तो आपको पूरा साल भर का बताना है। तो 5 को 86 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 31, 5 40, 5 31, 5 40, 3 43, राइट। और कितना टोटल पूरा 12 महीने, 7 महीने ये, 5 महीने ये, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा कितना है यहाँ पे, ये निकल के आएगा 100। सॉल्व कर लेना, ये 100 लीटर आपका निकल के आएगा। आगे बढ़ते हैं। सीता एवं रीता की उम्र क्रमशः 12 वर्ष और 15 वर्ष है, तो रीता सीता से कितना प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है भाई, रीता को बताना है कि रीता सीता से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, 3। आपको ये देखना है, जो रीता की एज है 15 है, तो ये 3 15 का कितना परसेंट है। मान लो x% ऑफ 15 निकालोगे आप, x% ऑफ 15, तो ये आपका 3 आया होगा। तो यहाँ से जब आप x को कैलकुलेट करोगे तो ये आपका निकल के आएगा यहाँ पे 20%, करेक्ट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आप ऑप्शन सी में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 4 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाएगा, 11:12। तो भाई मोना इसको m ले लो, और यहाँ पे विकास को v ले लो, तो 9:10 हो गया। और क्या बोला है आपको कि यहाँ पे 4 साल बाद, तो m+4 और विकास +4, ये कितना आ जाएगा, 11:12, राइट। तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, और जब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपको जो एज निकल के आएगी मोना की, वो निकल के आएगी 18, राइट। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब किसी वस्तु को 69.6 रुपीज़ में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, तो इस वस्तु का आपको क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। तो दोस्त SP इज इक्वल टू क्या होता है, 100 माइनस लॉस परसेंट ओवर 100 इंटू CP। तो दोस्त यहाँ पे आपको 69.60 दिया ही है, और ये 100 माइनस आप 25 करेंगे तो ये 75 आएगा अपॉन 100 इंटू CP। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका CP कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 22.8, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 92.8, राइट। तो 92 पॉइंट आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन ए, राइट। तो इसको सॉल्व करना है, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है दोस्त, बस कैलकुलेशन जितना फास्ट करोगे उतना जल्दी आपका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो भाई ये 25 से 5 आएगा, ये 4 आएगा, ये 6/7 आएगा, ये सारी परिमेय होगी, ठीक है। तो जब ये सारी परिमेय हो गए तो ये बचा क्या, √3, तो ये आपका परिमेय। आगे बढ़ते हैं। यदि A/B इतना है, B/C इतना है, C/D इतना है, तो A/D निकालना है, सबको मल्टीप्लाई कर दो दोस्त। तो सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कितना निकल के आएगा, 5 से 5 घटा, 7 से 7 घटा, 2 कम 2, 2 चक्को 8, यानी 1:4, जो कि आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, रोहित ने 22.25 के 25 पैसे तथा 50 पैसे के कुल, सॉरी अच्छा ठीक है, रोहित ने 22.25 रुपीज के 25 पैसे तथा 50 पैसे के कुल 52 टिकट खरीदे, ठीक हो गया। इसमें उसने 50 पैसे वाले टिकटों पर कितनी राशि व्यय की। तो मान लेते भाई वो 25 पैसे वाले एक्स हैं और 50 पैसे वाले आपके पास वाई हैं, तब जाके उसने टोटल 52 टिकट खरीदे, ठीक हो गया। अब भाई इनकी वैल्यू ले लेते हैं। भाई एक्स 25 पैसे वाले तो उसका वैल्यू कितना होगा, 25 पैसा मतलब 1/4 रुपीज, और ये वाई आपका कितना हो गया, वाई इंटू 50 पैसे यानी 1/2 रुपीज, यानी आधा रुपया, बराबर कितना उसका बैठेगा टोटल बिल 22/25 यानी 22.25। तो भाई एक इक्वेशन ये है,
और एक इक्वेशन ये है, राइट। तो उसने बोला 50 पैसे वाले टिकटों पर राशि कितनी व्यय की, तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकालना। y की वैल्यू निकालने के बाद भाई उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि इसकी वैल्यू पूछ रहा है 50 पैसे वाले टिकटों पर कितनी राशि व्यय की, ठीक है। तो भाई y निकालने के बाद उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना, आपको वैल्यू मिल जाएगी और ये वैल्यू निकल जाएगी 18.5, जो कि आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे तथा बी अकेला उस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है दोस्त। तो देखो ए और बी मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में, तो इनका एक दिन का काम कितना आ गया, 1/15। तो ए बी अकेला उसको कितने दिन में कर सकता है, बी अकेला उसको 20 दिन में कर सकता है, तो बी का एक दिन का काम कितना आ गया, 1/20। तो यहाँ पे a प्लस 1/20 इज इक्वल्स टू 1/15 होगा, और यहाँ से आप जब a निकालेंगे तो 1/15 माइनस 1/20, तो ये कितना आ जाएगा आपका 60 एलसीएम, 15 चौको 60, 20 दिया 60, तो 1/60। ये एक दिन का काम है, तो 60 दिन में अकेला इसको पूरा कर देगा ए। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। 1000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर आपको निकालना है। तो दोस्त अगर ऐसा ही निकाल दोगे तो आप ऐसे निकालोगे, पी इंटू आर इंटू 100, यानी पी ये इतना हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया अपॉन 100, राइट। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 100 निकल के आ जाएगा, 5×10=100, ठीक है। ये आपका 100 निकल के आ गया। अब भाई आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो ये क्या होता है आपका, पहले आप अमाउंट निकाल लो, तो आपका आ जाएगा 1000, और ये 1 प्लस 5/100 की पावर 2 साल की बात चल रही है, तो 2 आ जाएगा। और भाई इसमें 1000 माइनस करोगे तो आपका डायरेक्टली क्या निकल के आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। यार सीआई ले लो, ठीक है, अमाउंट नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्टली सीआई ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके निकल के आएगा आपका, ये पूरा काटने के बाद ये निकल के आएगा 102.5, यानी इतना रुपये। और दोनों का डिफरेंस देखो, ये आपका सीआई है और ये आपका एसआई है, तो भाई 2.5 रुपीज़ का डिफरेंस निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तथा 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय करती है, तो कार की औसत गति कितनी होगी। तो भाई औसत गति यानी औसत चाल जो आप निकालते हो वो कैसे निकालते हो, कुल दूरी बट्टे कुल समय, ठीक है दोस्त। तो कुल दूरी कितनी होगी भाई, 35 किलोमीटर ही है और 69 किलोमीटर ही है, तो 5 9 14 और 6 3 9 1 10, 104 हो गई। और कुल समय कितना है भाई, 45 मिनट यहाँ पे और 75 मिनट यहाँ पे, तो 75 में 5 जोड़ो 80, 8 4 12, यानी 120 मिनट, यानी 2 घंटा। तो भाई इससे डिवाइड कर दो, तो 2 पंजे 10, 2 4, यानी 52 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आप ऑप्शन सी में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब भाई निम्नलिखित संख्याओं का औसत निकालना है, भाई सबको जोड़ दो और जितने नंबर से डिवाइड मार दो, तो ये आपका निकल के आएगा कितना, 68, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और भाई 160 का 45%, ये आपको निकालना है 160 का 45%। भाई बेसिक कैलकुलेशन है, इसमें क्या करना है, 45/100 प्लस 250 का 14% बराबर, इसको x मान लो भाई, ये निकालना है -23, ठीक है। बस ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, कैलकुलेशन जितना फास्ट कर लोगे उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, यानी 130 आपको मिलेगा यहाँ पे जब आप निकालोगे, यानी x का वैल्यू जो ये क्वेश्चन मार्क है सॉल्व करोगे 130 मिलेगा, जो कि आप ऑप्शन सी में देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं भाई। 750 का 64%, और ये बाहर से भागा है 4, और यहाँ पे इसको x मान लो, भागे में 5। तो भाई इसको सॉल्व करना है, 1 0 से 0 कटा, फिर 5 कम 5 और 2 बचा, 5 25, 15 5, हाँ ठीक, सॉरी 5 कम 5 और ये 2 बचा आपका, हाँ 25, 5 बचे, ठीक हो गया, इंटू ये आपका 64/10, और ये आपका सॉरी 5 दूना 5 से काटा होगा यार दोस्त, तो 2 आएगा यहाँ पे, तो ये 32 आ गया। तो ये 15 गुणा 32 और भागा में 4 है बराबर x, और भागे में 5, तो वही 4 8 32, 15 8 120, 120 में 5 का 120 में 5 से गुणा कर दो, क्योंकि 5 डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 12 5 60, 600, तो ये 600 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है, राइट। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, बच्चों वाली कैलकुलेशन आप बहुत आराम से कर सकते हो। अब बोल रहा है आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। तो भाई आधा घंटा यानी आप ले लो इसको 30 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 60 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। मान लो इस आधे घंटे का x%, राइट, यानी x/100, सीधे इसको सॉल्व भी कर लो, वो कितना आना चाहिए, 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट यानी 60 सेकंड, 60 और 10 70 सेकंड, राइट। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका निकल के आएगा 3.89%, राइट। आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, यदि इन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, तो आपको संख्या बतानी है। तो भाई अनुपात पहले ये है, तो यानी 3x और 5x आपकी संख्याएं होगी। अब इसमें 6 जोड़ दिया है, तो 3x + 6 और 5x + 6, तो ये अनुपात कितना हो गया, 2:3। तो यहाँ से आप सॉल्व करके x निकाल दो, तो x निकालने के बाद भाई इसको x को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना और x को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 18 और 30, ठीक हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, यानी x 6 निकल के आ रहा होगा, 6 3 18 और 6 5 30। आगे बढ़ते हैं।
दो ट्रेनों की गति 3:4 के अनुपात में भी समानांतर पटरियों के साथ विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। यदि टेलीग्राम पोस्ट को पार करने में प्रत्येक को 3 सेकंड लगते हैं तो ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में लगने वाला समय आपको बताना है। तो भाई एक की स्पीड 3x और एक की स्पीड 4x ले लो, ठीक हो गया। अब दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं तो भाई टोटल स्पीड तो जुड़ जाएगी। फिलहाल अभी आगे बात करते हैं। एक टेलीग्राम पोस्ट को पार करने में 3 सेकंड ले रही है। मान लो टेलीग्राम पोस्ट को पार करने में जो 3 सेकंड ले रही है, यानी ट्रेन खुद की लंबाई चलेगी वही उसकी डिस्टेंस होगी। तो मान लेते हैं इसकी लंबाई है यहाँ पे p और ये आपकी p यानी डिस्टेंस हो गई, और टाइम कितना ले रही है ये आपको निकालना है। तो वो टाइम दिया हुआ है आपको। तो दोस्त यहाँ पे स्पीड कितनी है इसकी 3x और ये टाइम कितना आएगा 3। तो यहाँ से p यानी जो लंबाई है पहली वाली ट्रेन की वो कितनी होगी 9x होगी। इसी तरह मान लो p डिस्टेंस ये वाली ट्रेन कवर करेगी और स्पीड कितनी है 4x, तो ये आपका टाइम निकलेगा। टाइम ये भी 3 है क्योंकि प्रत्येक को 3 सेकंड लग रहा है। तो भाई यहाँ से p कितना आएगा 4×3 12x। तो भाई अब आपको निकालना है कि दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो भाई दोनों की लंबाई को जोड़ दो क्योंकि जुड़ जाएगी, और दोनों की स्पीड को जोड़ दो क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो भाई वो आपका स्पीड जुड़ जाती है। तो ये कितना हो गया 4x और 3x 7x, ये स्पीड, और डिस्टेंस कितनी होगी 9x और 12x यानी 21x, और टाइम आपका नीचे आ गया। तो टाइम इज टू कितना हो जाएगा 21x/7x, x से x कटा और 7×3 21। तो ये आपका 3 सेकंड लगेंगे सिर्फ। कितने 3 सेकंड। और ये कहाँ मिल रहा है आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, हितेश की आयु 40 वर्ष है और रोहित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 रहा होगा। तो भाई मान लेते हैं x साल पहले, तो 40 - x और इसमें 60 - x, तो अनुपात लेना है आपको तो 3/5 के अनुपात में ले लो, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका निकल के आएगा 10 वर्ष, जो कि ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। 2 पाइप क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। एक पाइप इस टैंक को 2 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो दोस्त ये तो भर रहा है तो एक घंटे में इतना भरेगा, ये वाला दूसरा वाला 1 घंटे में इतना भरेगा, और वो 1 घंटे में इतना खाली करेगा जो खाली कर रहा है। भाई इन तीनों को एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। तो एलसीएम कितना आएगा इसका 12, 3 चौको 12, 4×3 12 माइनस 2 छिक्का 12, 4×3 7 -6 यानी 1/12। तो इसको सॉल्व करोगे भाई, यानी ये 1 घंटे का काम है। तो पूरा टैंक कब आपका खाली भरेगा, मतलब 12 घंटे में। इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 12 घंटे का मिल रहा है आपको, ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। भाई किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर, यदि इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी आपको बताना है। तो भाई 24 = ½ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस आपको दिया है कितना 4 और हाइट निकालनी है, तो 2 दूनी 4 और 12 से कट जाएगा। तो ये आपका हाइट कितना आ गया, ये आ गया 12 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं। शब्द नेशनल के अक्षरों को कितने विभिन्न तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। भाई कई बार कर चुके हैं इसको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का फैक्टोरियल कोई रिपीट हो रहा है, हाँ भाई n 2 बार आ रहा है और एक a 2 बार आ रहा है। तो 2 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल, जब इसको सॉल्व करोगे आप पूरा तो आपको 180 नहीं मिलेगा, यानी 10,080। ठीक हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब भाई ये पावर में, ठीक है, इसको यहाँ मत लेना, ये पावर में और ये पावर में। तो आपको बताना है 6 की पावर कितनी होगी। बच्चों वाला सवाल है, 2 3 6 की पावर 3 हो गई, और ये डिवाइड में कितना हो गया 9 36 यानी 6 का स्क्वायर, और उसकी पावर ऊपर 2 है। अच्छा सॉरी, ये 3 नहीं है भाई, ये 2 है। ठीक है, तो 9 36 यानी 6 का स्क्वायर और उसकी ऊपर पावर 2, तो 6 की पावर 4 होगी। और यहाँ पे इंटू में ये 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, तो यहाँ पे 3 × 6 6 का क्यूब हो जाएगा, और 6 के क्यूब के ऊपर ये आपका 2 है ऊपर। ठीक है, तो 6 का क्यूब है 3 × 6, तो यहाँ पे 6 की पावर 6 हो जाएगी, और ये 6 का पावर x मान लो यहाँ पे। तो भाई 3 - 4 यानी कितना आएगा -1, और इसके बाद ये पावर यहाँ पे ऐड होगी, तो ये कितना आएगा 6 की पावर x। तो भाई यहाँ कितना बचा 5, तो 6 की पावर 5 = 6 की पावर x। तो भाई बेस से मैं पावर कंपेयर कर लो तो x आपका 5 के इक्वल आ गया, और ये यहाँ पे उसने पूछा है, तो ये बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। भाई a क्यूब कितना है 27, तो 27, तो a कितना हो गया 3, तो यहाँ पे 6a² आपका संपूर्ण पृष्ठ होगा, तो 6 × 3 = 9, तो 9 × 54, तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को पार कर लेगी। भाई 50 है स्पीड और ये 100 लंबाई है, लेकिन इसको भाई कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, और ये आपका टाइम, तो ये t = कितना आएगा, ये 100 × 18/5 × 50, 50 दूनी 100 और 18 दूनी 36, 36/5, 5 7 35, और एक बचा पॉइंट लगाए 2 20 हो गया, 10 हो गया, 5 दूना 10, 7.2 सेकंड, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। भाई x की पावर 4 है दोस्त, और ये 3x² - 4, और ये x² - 4x होगा। ठीक है, 2 नहीं है, 4x होगा प्लस 3 है। तो भाई इसका मौसम निकालना है, तो इसको फैक्टराइज कर लो। मान लेते हैं जो x की पावर 4 है, इसको x² को y ले लो। ठीक है, तो ये y² + 3y - 4 हो जाएगा, और इसमें क्या करो, इसको फैक्टराइज कर लो। तो y² + 3 को लिख दो, मतलब मल्टीप्लाई करके 4 और माइनस करके 3 आना चाहिए, तो 4 - 1, तो ये y - 4 हो जाएगा। तो y² + 4y - y - 4, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो भाई y कॉमन आ रहा है, तो y + 4, और यहाँ पे -1 कॉमन आ रहा है, तो y + 4, तो भाई ये y - 1 कॉमन आया,
तो इंटू में कितना बचा आपका y+4 यानी x² - 1 और ये x² + 4 और इसको फिर से फैक्टराइज कर लो तो कितना रहेगा x+1 और ये x-1 राइट और ये इंटू में x² + 4। ओके दोस्त, तो यहाँ पे इसको फैक्टराइज करोगे कितना आएगा, ये आपका आएगा x² ऐड करके 4 लाना है तो 3 और 1 4 और मल्टीप्लाई करके 3 तो ठीक है। तो ये कितना आएगा दोस्त x² माइनस का 3x माइनस का x + 3 तो यहाँ पे x कॉमन लो तो x-3 और यहाँ पे -1 कॉमन लो तो x-3 तो यहाँ से x-3 कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में कितना बच रहा है x-1। तो भाई फैक्टर करने के बाद देखो कॉमन क्या आ रहा है, ये तो x+1 है, ये x-1 है यहाँ पे और यहाँ भी कितना है आपका x-1 है तो x-1 क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो भाई कोई संख्या जिसे 5 6 7 तथा 8 से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचता है परंतु 9 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचता। तो भाई सीधे हम 9 को पकड़ते हैं, ठीक है, एक शॉर्टकट लगाने की कोशिश करते हैं। तो 9 से भाज्य का रूल क्या भाई, सबको जोड़ो और 9 से 9 के टेबल से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या ये हो रहा है 6 1 7 8 7 15 नहीं भाई 9 के टेबल में नहीं आता। 6 1 7 7 8 15 15 ही 18 भाई 9 के टेबल में आता है, 9 से डिवाइड हो रहा है तो शायद ये आंसर हो। एक बार देख लेते हैं भी और 7 और 1 8 8 8 16 16 और 3 19 भाई तो 19 तो 9 के टेबल में आएगा ही नहीं। तो 7 और 1 8 8 6 14 7 और 1 8 8 से 14 14 और 6 20 3 23 23 भी नहीं होता भाई तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है तो 500 चक्कर लगाने पे पहिया कितना दूरी तय करेगा, ठीक हो गया। तो भाई 2πr 22/7 r कितना है आपका 1.26/2 क्योंकि ये डायमीटर है और 500 चक्कर तो भाई आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, चलो सॉल्व कर लेते हैं यार, 2 0 नीचे, अब 7 1 कम 7 5 7 8 56 ठीक हो गया और ये कितना बचा आपका 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए दोस्त और ये 2 से 1 2 कैंसिल हो गया तो 22 गुणा 18 गुणा 5 18 5 90 90 गुणा 22 ठीक हो गया। तो 9 0 तो आना ही, 9 दूनी 18 हासिल लोगों 1 9 दूनी 18 1 19 19 80 19 80 ऑप्शन बी में आपको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। ओहो इसको फैक्टराइज करना है दोस्त तो x³ इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लो यार। अच्छा ठीक है, अबे हाँ एक काम करो, देखो x-3 x+3 आपको दे रखा है तो एक तो फैक्टर ये होना ही होना है, तब देखते 3 है या -3 है। चलो पहले 3 रख के देखते हैं तो 3 का क्यूब 27 और ये 3 और ये 3 एक्स का प्लस का 27 माइनस का 27 निकल गया -3 ठीक है। तो भाई ये कैंसिल हो रहे हैं, हाँ ये फैक्टर है इसका तो यानी x-3 इसका एक फैक्टर होगा क्योंकि x बराबर 3 पे फैक्टर निकल रहा है तो मतलब x बराबर 3 है यहाँ पे इस पे फैक्टर निकला है तो 3 को इधर लिया हो तो x-3 हो जाएगा। तो भाई x-3 तो इसका फैक्टर है तो इसको 3 जगह लिख लो क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है राइट। अब इससे हम इस पूरे इक्वेशन को बनाएंगे तो दोस्त इसको थोड़ा ऐसे लिख लो x³ -3x² प्लस x और ये -3। तो भाई इससे बनाना है तो देखो आपको x³ चाहिए तो इसको क्या करो x² से मल्टीप्लाई कर दो, साथ में 3x² आएगा और आपको 3x² चाहिए। अरे वाह ये तो सही हो गया, तो 3x² चाहिए तो मिल गया आपको जो कि यहाँ पे देख रहे हो क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करने पे आएगा और उसके बाद प्लस का x -3 चाहिए तो भाई इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट वाले को 0 से, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई कितना आ गया तो इसको भी हटा दो आप क्योंकि आपने फैक्टर इसके बना ही लिया है यहाँ पे शॉर्टकट में। तो यहाँ पे आपका x -3 कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में कितना बचेगा x² + 1। तो भाई x-3 तो ऑलरेडी इसका फैक्टर है तो बाकी कितना बचा x² + 1, ये कहाँ पे मिल रहा है ऑप्शन, ये ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब p के किस मान के लिए a-2 व्यंजन जिसका अच्छा इसका गुणनखंड है, ठीक हो गया। तो भाई a-2 को 0 के इक्वल रखो तो a की वैल्यू 2 आएगी तो ये इसका फैक्टर तब बनेगा जब a को 2 रखोगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या रखो 2 का स्क्वायर -5 × 2 प्लस p तो रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा राइट। तो यहाँ पे आप इसको 0 के इक्वेट करोगे तो ये 4 - 10 प्लस p बराबर 0 तो -6 प्लस p बराबर 0 तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 निकल के आ गई। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां कम से कम 25 वर्ग तथा 36 वर्ग सेंटीमीटर तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात निकालना। तो भाई 25 और 36 का क्या निकाल दो स्क्वायर रूट तो 5/6 आपका क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि ऑप्शन सी आपको मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। विजय ने एक किताब 50 रुपए में खरीदी और उसे 55 रुपए में बेच दी तो भाई 5 का उसका प्रॉफिट हुआ, कितने प्रतिशत का प्रॉफिट है तो भाई प्रॉफिट परसेंट क्या होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी 50 × 100 तो भाई 50 दूनी 100 5 दूनी 10 तो 10% का उसको क्या आ गया प्रॉफिट आ गया जो कि आप देख सकते हो ऑप्शन सी में है। आगे बढ़ते हैं। हेमंत ने 5000 रुपये निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया, 8 महीने बाद 70,000 की राशि के साथ संधि व्यापार में सम्मिलित हो गया, 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा कितना होगा तो भाई 50,000 तो इस बंदे ने पूरा कितना 3 वर्ष यानी 12 24 12 36 साल के लगाए। दूसरे भाई ने भाई 36 साल में 8 महीने कम 36 महीनों में 8 महीने कम लगाए यानी 36 में से 8 माइनस कर लो 28 और कितना लगाया 70,000। तो भाई ये रेशियो बटेगा 4 जीरो यहाँ पे, ये 56 है सॉरी 50 है, 4 जीरो घटे 4 जीरो घटे और ये 5 × 36 और ये आया 28 × 7 तो भाई कट तो रही नहीं है तो नहीं कट रहा है क्या, हाँ 4 नाम 36 4 7 28 तो भाई 9 पंजे 45 और ये कितना आ गया 7 9 पंजे 45 ये 7 4 7 28 7 7 7 और 49
49, तो 45:49 यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शीना, मीना तथा रीना एक व्यापार में क्रमशः 63,000, 56,000 तथा 84,000 का निवेश करती है और लाभ, इसके अंत में जो लाभ होता है, अच्छा साल के एंड में, ठीक है, साल के एंड में आपको निकालना है, तो 54,000 का पूरा प्रॉफिट है। अच्छा हाँ, दूसरी थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, इसका मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि जब सॉल्व करोगे थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो डायरेक्टली इसके आंसर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो आपको आंसर मिलेगा, ये मैं बता रहा हूँ, 22, ये सेम जैसे मैंने इस पहले वाला क्वेश्चन किया उसी तरह से आपको करना है, और थोड़ा सा उसमें एडवांस है, तो 0.83, ठीक है। यानी आप क्या करोगे, पहले पूरा रेशियो निकाल लोगे इसमें, फिर इसमें रीना का रेशियो ऊपर लेना, जो उसका पार्ट आएगा रीना का पार्ट ऊपर, अपॉन में तीनों का टोटल, और इनटू ये आपका 54,000। सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, जो कि इसमें मैच नहीं हो रही है, तो यहाँ पे वैसे ऑप्शन गलत है, तो आपका जो आंसर आएगा वो ये आप मैच करा लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी सरकारी नौकरी में प्रवेश आने वाले ए तथा बी दो अभ्यर्थी हैं। ए को चुनने जाने की प्रायिकता 0.7 है तथा दोनों में से केवल एक को चुनने की प्रायिकता इतनी है, तो भाई बी को चुनने जाने की प्रायिकता याद करनी है। तो भाई एक काम करो, ये ऐसे बनेगा, जब ए को चुन रहे हैं तो बी को नहीं चुना जा रहा है, बी का कॉम्प्लीमेंट, और जब बी को चुन रहे हैं तो भाई ए को नहीं चुना जा रहा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये आपको दिया है 6, यानी किसी एक को चुनने की 0.6, किसी एक को चुनने की प्रोबेबिलिटी। तो भाई दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो ये पी ए इंटू पी बी डैश, और ये पी बी इंटू ये पी ए डैश, राइट, इज इक्वल्स टू 0.6। तो भाई पी ए को चुनने की 0.7 है, मान लो बी को चुनने की x है, बी को चुनने की x है, यही पूछ रहा है उसने, तो भाई यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट है, बी को नहीं चुनने की कितनी रहेगी 1 - x, प्लस यहाँ पे बी को चुनने की x, और पी को ए को नहीं चुनने की कितनी रहेगी, ये 0.7 ए को चुनने की है, तो ए को नहीं चुनने की 0.3, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए 1 के इक्वल, और 0.6। तो भाई यहाँ से आपको x कैलकुलेट करना है, तो जब x यहाँ पे आप निकालोगे तो ये आपको मिलेगा, लेट मी कन्फर्म, 88 की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपको मिलेगा 1/4 यानी कि 0.25। ओके, आगे बढ़ते हैं। 6 लड़कों और 4 लड़कियों के एक समूह में से 4 बच्चों का चयन किया जाना है। उनका चयन कितने अलग तरीकों से किया जा सकता है, जिससे कि कम से कम एक लड़का वहाँ होना चाहिए। तो भाई देखो, 6 लड़कियों में से 6 और 4 लड़कियों में से 4 लोगों का चयन करना है, 4 लोग हैं, ठीक है। तो 6, एक लड़का तो कम से कम होना चाहिए, तो 6C1 इंटू बाकी लड़कियाँ हो सकती हैं भाई, तरीके हम देखते हैं यहाँ पे, 4C3 लड़के, ठीक हो गया। और या फिर क्या केस बन सकता है, 6C2, 2 लड़कों को सेलेक्ट कर लो और 2 लड़कियों को सेलेक्ट कर लो, या फिर 3 लड़कों को सेलेक्ट कर लो और 1 लड़की को सेलेक्ट कर लो, या फिर क्या हो सकता है भाई, चारों के चारों लड़कों को सेलेक्ट कर लो और लड़कियों को सेलेक्ट करो ही मत। तो इन सब में जहाँ और आ रहा है वहाँ पे सब प्लस हो जाएगा, और सारे केस निकाल के आप जोड़ देंगे, और सब जोड़ दो, तो जब आप जोड़ोगे तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे 209। पूरा सॉल्व करना, परमुटेशन सॉरी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, आप सॉल्व करेंगे, आपको 209 आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिना अंकों की पुनरावृत्ति के 2, 3, 5, 6, 7 और 9 से 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याओं का निर्माण किया जा सकता है जो 5 से विभाजित हो। तो भाई रिपीटिशन नहीं करना है, बिना अंकों की पुनरावृत्ति, ठीक हो गया भाई। तो 3 अंकों की बनानी है और 5 से विभाजित होना है, तो भाई लास्ट में तो इनमें से एक 5 ही आएगा, तभी वो 5 से विभाजित होगी, तो इसका तो एक फिक्स हो गया। बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 है टोटल, 5 में उसमें से एक भर दिया, तो भाई एक फिक्स हो गया, बच्चे कितने तरीके 5। अब इसको भरने के 4, क्योंकि एक यहाँ पे भर दिया, पुनरावृत्ति होनी नहीं है, तो भाई 4 गुणा 5 गुणा 1 करेंगे तो 20 तरीके आपके निकल जाएंगे, जो कि ऑप्शन सी आपका है। आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करना तो आसान है, 3 से 3 कटा, फिर माइनस का 6 बचा, 6 3 9 हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव, तो 4 में से 9 माइनस करोगे तो माइनस का 5 आएगा, और 5 बाहर से है और बीच में यहाँ पे माइनस और है, तो 5 और 5 10 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक सिक्के को छानने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी भाई 1/2 यार, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था आपका। ए का 60% यानी ए इंटू 60/100 और बी का 3/4, ठीक हो गया। तो भाई इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका निकल गया 5/4, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन था। एक राशि का साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, ठीक हो गया। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर से किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते हैं। तो भाई मान लेते हैं यहाँ पे x% का रेट है, और p आपने इन्वेस्ट किया है, और कितने साल के लिए, 2 वर्ष के लिए, और ये आपका 100, ठीक है। और अगर इससे 3% और ज़्यादा लेते, p इतना ही लेते और 3% ज़्यादा, ठीक है, और 2 साल का ही टाइम होता और बट्टे 100, तो भाई 72 अधिक मिलता है, यानी इस वाले में से इस वाले को माइनस करोगे तो ये 72 रुपये आपको मिलेंगे। और इसको सॉल्व कर दो भाई, तो जब सॉल्व करोगे इसको, ये px प्लस ये आ गया आपका 3 दूना, सॉरी इसको सॉल्व 2px आपका ये आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6p आपका ये निकल के आ गया, ठीक है। और माइनस करेंगे तो 2px/100 बराबर कितना आएगा 72। तो भाई 2px से 2px कैंसिल हो गया, तो 6p/100 बराबर कितना आ गया 72। तो
6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो भाई पी कितना आ गया 1200। और ये आपको बताना कि आपने कितना राशि लगाई थी, तो भाई 1200 रुपये आपने यहाँ पे लगाए थे। आगे बढ़ते हैं। दो अंकों से बनी हुई संख्या तथा उनके अंक बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर, तो भाई अंतर तो 9 से विभाजित होता है, और अगर योग बोलता तो वो 11 से होता। तो भाई यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए में दो तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण 7:5 के अनुपात में है। तो जब 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और कैन को बी से भर दिया जाता है, तो भाई एक बाल्टी होगी, ठीक है। ए यहाँ पे इसने शायद गलत दे दिया थोड़ा सा। तो ए और बी का अनुपात 7:9 है। तो कैन शुरू में था, मतलब कैन में ए शुरू में कितना था ये बताना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, मिसप्रिंट हो गया है, तो एक ही क्वांटिटी आपको बतानी है। तो भाई देखो 7:5 के अनुपात में, तो भाई क्या होगा, देखो यहाँ पे 7x आपका ए होगा और 5x आपका बी होगा। तो भाई जब इसमें से आप निकालोगे 9 लीटर, तो भाई 9 जो लीटर निकलेगा उसमें कितना पार्ट जाएगा पहले वाले पदार्थ का, भाई ये हो गया 7/12, 7 ए का है, दोनों का जोड़ के 12। और इसका कितना जाएगा 5x, ये टोटल है, माइनस करेंगे 9 लीटर में से इसका कितना पोर्शन 5 बट्टे, क्योंकि इसका हाँ 5 है, 5/12, ठीक हो गया। तो अब ये हाँ, अब लेकिन बाकी उसमें आपने क्या डाल दिया है 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और कैन को बी से भर दिया जाता है। तो बी यानी आपने 9 लीटर निकाला है, तो 9 लीटर आप इसमें वापस डाल दोगे, तो अब आपका जो अनुपात निकल के आएगा, ठीक है। तो ये कितना है आपका 7:9 है। तो इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो वहां से आप x निकालोगे। x निकालने के बाद आपको निकाला क्या है कि a शुरू में कितना था, तो यहाँ पे ये a वाला पार्ट है, तो x जब निकालोगे यहाँ से तो 3 निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस 7 को 3 से गुणा कर देना, तो 7 या 21, तो 21 लीटर यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में क्वांटिटी थी ए की, ठीक हो गया। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा बेसिक से करना है इसको और आराम से आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो ए तो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। तो भाई यहाँ पे ए का 1 दिन का काम 1/12, तो भाई 60% अधिक है बी इससे, तो भाई इसका कितना हो जाएगा 160%, राइट। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, चलो सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 12, 4 चक्कू 16, ठीक है। तो ये 4 नीचे ऊपर आ गया, 0 से कट गया और नीचे 10 आ गया, ठीक हो गया। तो ये आप करेंगे एक नीचे 3 भी है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 2/15 आ गया। तो इसका रेसिप्रोकल कर लो, ये तो एक दिन का काम है, तो बी पूरा कब फिनिश करेगा इसका रेसिप्रोकल। क्षमता मतलब एक दिन का, जो एक दिन का काम होता है उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी यानी क्षमता, उसको उसका रेसिप्रोकल करोगे तो यानी वो पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, वो आपका आंसर आता है। तो ये कितना आएगा आपका 7.5 दिन, 7 से 1/2, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं का औसत, तो भाई इसमें 10 में 1 जोड़ दो, इसका सीधे आंसर होता है n+1। लगातार है, ठीक है, लगातार नहीं, लगातार है वो। तो ये कितना आएगा, कहाँ गया, n+1 फॉर्मूला है, तो 10 + 1 कितना आएगा, तो 11। तो इसका औसत कितना आ गया 11, ऑप्शन डी आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73 तथा 97 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में क्या बचे, समान शेष बचे। 21 तो आई थिंक बड़ा लग रहा है, 21 देंगे 4 शेष ही बचेगा। 21 से देंगे तो हाँ ठीक है, 21 से दोगे 4 यहाँ पे शेष बचेगा, ठीक है। और 21 से देंगे तो 21 चौको करें तो 4 दूनी 8, तो ये तो कम से देना पड़ेगा। 21 दिया करें 3 कम 3 दूना 6, तो भाई इसमें डिफरेंस ज़्यादा है, तो ये तो होगा नहीं भाई, समान शेष तो बचेगा नहीं। 6 को लेते हैं, तो 6 चौको 24, 1 शेष बचा। इसमें देखें तो 6 कम 6, 1 शिफ्ट हो गया, 6 दूनी 12, 1 शेष बचा। और इसको देखें 6 कम 6, 3 बचा, और 37 हो गया, 6 का 36, तो भाई 1 शेष बचा। तो आपका 6 क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तीनों मित्र पी, क्यू तथा आर ने मिलकर के एक व्यापार शुरू किया तथा क्रमशः 45,000, 70,000 तथा 90,000 का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 के कुल लाभ में से क्यू का भाग कितना होगा। तो भाई यहाँ पे जो रेशियो होगा 2 वर्ष के अंत में, तो भाई सभी ने पूरा टाइम तक लगाया, तो भाई 2 वर्ष लोगे यानी 12 24, 24 24 24 तीनों के रेशियो में कैंसिल हो जाएगा, तो लेके फायदा नहीं है, 24 को मत ही लो। तो ये 45,000 है और ये 70,000 है और ये कितना है 90,000। तो भाई 4 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो, तो 3 जीरो काट दो भाई, 3 और 3, 45 रेशियो 70 रेशियो कितना आ रहा है 90, ये एक कुछ नहीं है, ठीक है 90 है। तो भाई 5 नाम 45, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चक्कू 20, 5 एकम 5, 5 अठा 40, ठीक हो गया। तो 9 रेशियो 14 रेशियो 18, अब भाई इससे तो कटेगा नहीं, तो भाई क्या करो, अब उसने बोला क्यू का भाग कितना है, तो भाई क्यू तो लास्ट में है 18 और पी सॉरी क्यू बीच में है भाई, तो 14 ये कितना आएगा 9 3 27, 27 और 41, 14 को जोड़ दो, 7 4 11, हासिल लगो 1 2 3 4, 41 आ गया। तो भाई ये 41 नीचे आ गया और इंटू कितना है आपका 1,64,000। तो भाई ये तो 4 से कट रहा है, हाँ
तो ये 4000 आ गया, और 14 चौको 56, 14 चौको 56 नीचे लिख दो, तो 56,000, 56,000 का प्रॉफिट किसको होगा, क्यू को होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, तो यहाँ पे अब बात करेंगे रीजनिंग की, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं यहाँ पे रीजनिंग के सॉल्यूशन की। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, भाग संपूर्ण। भाग संपूर्ण तो चाप किसके लिए होगा, ये व्रत के लिए होगा। बहुत सिंपल सा आंसर था। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी का स्थान ऊपर से 8 हुआ और तथा नीचे से 84 हुआ है, तो कुल प्रतियोगियों की संख्या कितनी है, ठीक है, आपको बतानी थी। तो ये आप क्या करेंगे, देखो 8 और 84 को जोड़ देंगे और एक को माइनस कर देंगे, तो ये कितना आएगा आपका 92, करेक्ट, और माइनस एक करेंगे तो 91, यानी 91 उसमें टोटल प्रतियोगी हैं। तो ऑप्शन बी राइट। तीसरे की बात करते हैं। मैं पश्चिम की ओर मुख किए हूँ मैं 90 डिग्री, देखो ये आपकी डायरेक्शन हो गई, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, राइट। तो ये पश्चिम की तरफ को अभी मूव किए हुए हैं, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा, यहाँ पे दक्षिणावर्त है तो क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे पहुंचेगा, राइट, उत्तर में। फिर 135 वामावर्त, तो 90 डिग्री तो पूरा पूरा ये हो गया, फिर 45 डिग्री और तब जाके 135 होगा, तो ये फाइनली यहाँ पे पहुंचेगा, राइट। तो इसका अभी जो मूव है वो किस दिशा में, ये आपका पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण कहाँ पे आपका, ऑप्शन डी में। आगे बढ़ते हैं। ए से बी, बी से डी, डी से जी, ठीक है। तो 1 2, उसके बाद 4 और उसके बाद ये 7 आ गया, तो पहले 1 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 3 का गैप, तो अगले में 4 का गैप होगा, तो 7 4 11, 11 पे क्या आता है आपका के, तो के आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। आगे बढ़ते हैं। यदि रेलगाड़ी को बस कहा जाए, रेल को बस, बस को ट्रैक्टर, बस को ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को कार, कार को स्कूटर, और स्कूटर को साइकिल, राइट। और क्या बोला है, साइकिल को मोपेड, अच्छा ठीक है, साइकिल को मोपेड। तो खेत जोतने के लिए किसका इस्तेमाल होगा, तो खेत जोतने जोतने के लिए आप जानते हैं ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है, और ट्रैक्टर को क्या कहा गया है यहाँ पे, ट्रैक्टर को कार कहा गया है, तो कार आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, तो देखिए 1 2 और ये 25 26, ये आ रहा है आपका 4 5 और ये 22 23, ठीक है। ये आ रहा है आपका 6 7 20 21, और ये आ रहा है 1 2 और ये 19 11। तो देखिए ये थोड़ा डिफरेंट है बाकी सब पैटर्न में, 4 5 22 23, उसके बाद ये आपका कितना है, एफ है, ये देखो 6 7 और 20 21, राइट। तो बाकी सब पैटर्न में देखिए 6 7 है, 20 21 है, 4 5 22 23, बट ये पैटर्न में नहीं, आपका 1 2 तो है, लेकिन ये 19 11 है, तो आपका ये वाला क्या है, ऑड है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों तथा संख्या को चुनिए, तो देखिए 45 और 81, तो 67 के साथ क्या रिलेशन होगा, तो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, तो ये आ गया। इसके हिसाब से आप क्या करेंगे, 7 6 13, 13 का स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 169, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। यदि ए का अर्थ योग, ठीक है, सी का अर्थ गुणा, एफ का अर्थ घटाना और बी का अर्थ भाग देना है, तो भाई इसका आंसर बताओ, यानी 3 8 2 4 9, 3 8 2 4 9 है आपका यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, पहला आपका क्या है, यदि ए का अर्थ योग, ठीक है भाई, ए का अर्थ योग है, बी का अर्थ है भाग, ठीक है, सी का अर्थ कितना है आपका गुणा, और उसके बाद है आपका एफ, यानी एफ का अर्थ घटाना है, तो भाई पहले भाग करेंगे, 2 चक्को 8, ये 3 और यहाँ पे इंटू में 4, और लास्ट में आपका घटाना है, ठीक है। तो 4 चक्को 16, 3 16 और यहाँ पे 9, सो 16 3 19, 19 से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 10, तो 10 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब है आपका यहाँ पे, यदि जो n है वो m का भाई है, ठीक है, n भाई है m का, y m की माँ है, ठीक है भाई, ये y है, ये माँ है, तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव जो इसका फादर होंगे इनके, तो भाई इनके बेटे हो गए, तो y m की माँ है, ठीक है, z y का पिता है, तो ये z है, ये y का पिता है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद जेड वाई का पिता है, ई जेड का पिता है, ये भाई ई आ गया, ये फादर है जेड का, ये मदर होंगी, तो ये यहाँ पे आ गया। तो एन का जेड से क्या संबंध है, ये एन है, ये जेड है, तो भाई सीधी बात है, जो एन है वो क्या हो जाएगा, जेड का पोता हो जाएगा, करेक्ट। तो पोता ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन किसको मार्क करेंगे आप, ऑप्शन बी को मार्क करेंगे, करेक्ट। तो इसमें देखिए दादाजी का वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे पढ़ लीजिए एक बार। तो n का z से क्या संबंध है, n का z से, यानी n z को क्या बोलेगा, n का z से क्या संबंध है, ठीक है, n का z से, तो n यहाँ पे क्या लगेगा आपका, दादा लगेगा, ठीक है, पोता नहीं आएगा दोस्त, दादा आएगा, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
डी का वैल्यू 4, डॉग 26 पे, लायन कितने पे आएगा आपको बताना है। तो भाई डी 4 पे, तो इसका अल्फाबेट का नंबर है, डी 4 पे ही आता है। ओ 15 पे और जी कितने पे आएगा 7 पे। तो 7 4 11, 11 और 15 को ऐड कर लो दोस्त, 5 और 1 6 2 26, सही हो रहा है। अब लॉयन के हिसाब से 12 एल 12 पे आता है, आई 9 पे, ये 15 पे और ये 14 पे। तो भाई 9 2 11, 11 और 5 आपका हो गया 16, 16 और 4 20, हाथ से लगो 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो ये 50 आपका आंसर है, राइट। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि बीते कल से 2 दिन पहले रविवार था, ये आज है, ये कल बीता हुआ, बीते, यदि बीते कल से 2 दिन पहले, तो 1 दिन पहले ये, 2 दिन पहले ये, और 2 दिन पहले रविवार था, तो भाई रविवार, फिर ये आएगा सोमवार, मंगल, फिर आज यानी बुध, राइट। तो परसों कौन सा दिन होगा, तो आज, ये कल और ये परसों। तो भाई बुध आज है, कल बृहस्पति होगा, ठीक है, और उसके बाद में क्या आएगा, शुक्र आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार, जो कि ऑप्शन सी है। आगे बढ़ते हैं। अबे आपका मनोज मुन्ना से बड़ा है, भाई मनोज मुन्ना से बड़ा है, MU मुन्ना, ठीक है, परंतु चीकू से छोटा है। तो भाई चीकू ही आ गया। मुन्ना सोहिल से बड़ा है, जो मुन्ना है वो सोहिल से बड़ा है, ठीक है, परंतु चीकू से छोटा है। ठीक बात है, जब सोहिल यहाँ पे आ रहा है तो भाई चीकू से छोटा ही है। तो भाई कितने लोग हो गए, तो सबसे बड़ा कौन है, 1 2 3 4, मनोज मुन्ना चीकू सोहिल, ये 4 ही लोग हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन है आपका, सबसे बड़ा कौन है, तो भाई चीकू ही सबसे बड़ा है। उसने पूछा तो सबसे बड़ा कौन है, तो आपका चीकू क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन है, ठीक है, तो चीकू आपका क्या है, सबसे बड़ा है, मनोज मुन्ना से बड़ा है, ठीक हो गया, डन। आगे बढ़ते हैं। भाई 6 से 48 बनाए और 8 से क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए 6 से 48 कैसे बना होगा, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48। अगर मैं 8 को भी 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 64 आएगा, जो कि गलत है, ऑप्शन में ही नहीं है। तो देखो ये देखो 6 से 2 ज़्यादा उससे गुणा किया है, ये 6 8 जो है 6 से 2 ज़्यादा है उससे गुणा किया है। तो अगर मैं 8 का निकालना है मेरे को, राइट, सॉरी ये 8 का मुझे निकालना है, तो 8 से 2 ज़्यादा कितना होगा 10, तो 8 दाम 80, तो 80 आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सही क्रम आपको बताता है, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, काफी अच्छा है ये आपका। तो पहले तो क्या आएगा आपका, पहले यहाँ पे बनना चाहिए, देखो 3 1 तो सब में कॉमन है, तो भाई सदस्य, फिर परिवार, राइट, सदस्य हो गया, परिवार हो गया, उसके बाद आपका क्या आना चाहिए, समुदाय आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे आना चाहिए इलाका, और फिर देश। तो देखिए ये आपका बनना चाहिए 3 1 2 4 5, इसको मैच करा के देखिए कि आपका सही बैठेगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो भाई देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 2 है भाई, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16। तो भाई 16 है, इसको 4 के फैक्टर में तोड़ लो, 4 चक्कू 16, 4 4 के पार्ट में तोड़ लो। फैक्टर बताइएगा कैसे बनाते हैं, 1 2 3 ये 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखो ये ए बी ए, तो देखो मैं यहाँ पे ए डाल दूं, ए बी ए, तो यहाँ ए बी ए, ठीक है, फिर ए बी ए, देखो चारों सेम हो रहे हैं, ए बी ए। तो देखो आपने क्या क्या भरा, ए भरा, बी भरा, फिर ए भरा, ए भरा, फिर ए भरा, फिर ए भरा। तो देखिए सब 6 6 वाले हैं, लेकिन इसमें 4, इसमें 5 दिख रहे, तो यानी यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे ए और आएगा, तो ऑप्शन यहाँ आपका क्या बनेगा, राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं। किसी कोड भाषा में पेल को 2134 लिखा जाता है, अर्थ को 41590 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में PARL को क्या लिखा जाएगा। तो भाई पी का कोड कितना हो गया 2, क्योंकि पी भाई अगर पी का कोड 16 होता, पी 16 नंबर पे आता, तो 16 के हिसाब से इसने मार्किंग यहाँ पे की नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे आपको ऑलरेडी यहाँ पे कोड दिए हुए हैं, उन्हीं की हेल्प से आपको पर्ल का कोड बनाना है। तो भाई पी का कितना है 2, और उसके बाद ई का कोड कहाँ मिलेगा आपको, अर्थ में मिलेगा यानी 4। उसके बाद ए का कोड कहाँ मिलेगा, ए का मिलेगा आपको यहाँ पे पेल में यानी 1, और आर का कोड आपको मिलेगा यहाँ पे 3rd नंबर पे यानी 5, और बचा एल का कोड आपको मिलेगा 3rd नंबर पे यहाँ पे यानी 3। तो 24153, 24153 यानी ऑप्शन बी आपका राइट। आगे बढ़ते हैं। अपने घर से दीपक 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक है, अपने घर से दीपक 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो भाई ठीक है भाई, अपने घर से वो 15 किलोमीटर उत्तर गया। उसके बाद देखो उत्तर ऊपर को आएगा, इसका डायरेक्शन यहाँ पे होगा। उसके बाद पश्चिम की ओर मुड़ता है, ठीक है भाई, पश्चिम की ओर मुड़ा, कितना चला 10 किलोमीटर।
उसके बाद वो फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है, ठीक है भाई, दक्षिण की ओर मुड़ा और कितना चला 5 किलोमीटर, तो 5 पे यहाँ पे उतर जाएगा। अब उसके बाद अंत में पूर्व की ओर मुड़कर उससे 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 10 वापस आएगा तो यहीं पे पहुंचेगा, इसी वाली लाइन पे जहाँ पे वो चलना शुरू किया था। तो भाई अब वो आपको बता रहे कि अपने घर से किस दिशा में, तो भाई घर से यहाँ से चलना शुरू किया था उसने, अभी कौन सी दिशा में, अगर वो यहाँ पे पहुंच गया है तो अपने घर से कौन सी दिशा में, तो भाई उत्तर में, उत्तर यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है, सॉरी ऑप्शन सी नॉट डी, तो ऑप्शन सी पे आपका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 49 से 46, 3 का गैप, फिर 3 का गैप, फिर 3 का गैप, तो यहाँ भी 3 का होना चाहिए 37, तो 37 का राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से विषम सब चुनिए, ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, तो ये मट, तो ये आपका डिफरेंट है, तो ऑप्शन सी आपका राइट। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको विलुप्त संख्या बतानी है, तो भाई थोड़ा ये ऐसा डब्बा बना लीजिए, ठीक है, और ये ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। तो ये आपको करना है, तो यहाँ पे देखो कैसे बता सकते हो, या तो रो वाइज आप कुछ लगा सकते हो या फिर कॉलम वाइज आप कुछ लगा सकते हो। तो सिंपल सा फंडा है, या तो रो वाइज आप देखो या फिर आप कॉलम वाइज यहाँ पे देखो। तो देखो क्या बन सकता है आपका, यहाँ पे अगर मैं 44 को लेके चलूँ, अगर मैं रो वाइज देखूँ, तो यहाँ पे आप एक काम कीजिए, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, मैं 44 के लिए देख रहा हूँ, एक भिड़ा के देखते हैं, तो 72 और 68 का गैप कितना हो जाएगा, 4 का, 4 को 11 से गुणा कीजिए, 4 44, ठीक है, तो 4 को 11 से गुणा करेंगे 44 आएगा। अगर यही चीज मैं यहाँ लगाऊं तो ये कितने है यहाँ पे, ये आपका है, पहले इसको चेक कर लेते हैं, अगर ये इसमें बैठता तब इसमें लगाएंगे, तो भाई 6 का गैप है, 6 गुणा 11 करेंगे तो 66, भाई हो गया, फिर इसी को आप सीधे कंटिन्यू करो, यानी कितना आएगा आपका 86 और 91 में कितने का गैप है, ये आपका गैप है 5 का, तो 5 को 11 से गुणा करो कितना आएगा 55, 55 55, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तो ठीक है भाई, दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, तो भाई बाईं मुड़ा 4 किलोमीटर चला, उसके बाद वो फिर बाईं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो ठीक है भाई, बाईं मुड़ा 5 किलोमीटर चला, उसका मुंह कब किस दिशा में, तो भाई अभी साउथ में, सॉरी ये उत्तर में आ गया, राइट, तो ये तो यहाँ पे है ना इस समय, तो उत्तर में इसका मुंह है इस समय, तो यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 लोग आपकी ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, y जो है x के बाईं ओर है, तो भाई ये जो y है वो x के बाईं ओर, तो यहीं आएगा, ये y बाएं में आ गया, w z के दाईं ओर है, जो w है z के दाईं ओर, ठीक है, जो v है x के दाईं ओर बैठा है, जो v है वो x के दाईं ओर, ठीक है, और w y के बाईं ओर, अच्छा w y के बाईं ओर, तो w यहाँ पे है तो z यहाँ पे आ गया, तो भाई सारे हो गए आई थिंक, हाँ 1 2 3 4 5, तो जेड पंक्ति, अच्छा यदि जेड पंक्ति के एक छोर पर बैठा है तो बीच में कौन बैठा है, तो भाई बीच में तो वाई है, तो यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या बोला है भाई, निम्नलिखित प्रश्न में से आपको प्रतीकों के अनुसार दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है भाई, प्लस अच्छा ये नॉर्मल सी चीज है भाई, इसको करके आप कर लीजिएगा, आपका सही आंसर आने वाला है, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो है 138, ऑप्शन बी, ठीक है, इसको आप बाकी कर लीजिएगा, बेसिक सी कैलकुलेशन है। यदि किसी गुड़ भाषा में यूनिटी को, अच्छा यहाँ पे कर लेते हैं इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है, यूनिटी को एफ, ये एम, ये आर, ये जी और ये पी, तो भाई यू 21 पे, एफ 6 पे, एन 14 पे, एम 13 पे, आई 9 पे, आर 18 पे, और टी 20 पे और जी 7 पे, और ये वाई है आपका 25 पे और बी है आपका 2 पे। भाई सबको जोड़ के देखो 27 आ रहा है, सबको जोड़ के देखो 27, सबको जोड़ दो 9 18 27, 20 7 27, 25 2 27, तो भाई सीधी बात है ये सब एक दूसरे के अपोजिट वाले हैं, तो टी आर ए एन क्यू यू आई एल, तो भाई इसका क्या होगा, टी 20 पे आता है तो ये 7 पे आना चाहिए, 7 पे जी, आर 18 पे तो 9 पे आना चाहिए, 9 पे आई, ए 1 पे तो आपका 25 पे क्या आता है वाई, एन 14 पे है तो 13 पे आएगा आपका एम, कि 27 होगा, ये 17 है, 17 10 27, यानी आपका आएगा जे, और ये है आपका यू 21 पे तो 6 पे आपका आएगा एफ, ये 9 है, 9 यानी 18 यहाँ पे आर, ये 12 है, और यहाँ पे कितना आएगा 27 में 12 हटाओ तो साथ में ये 5 आएगा यहाँ पे, और ये आएगा 2 में से क्या 15, 15 यानी ओ, तो यहाँ पे ओ आना चाहिए, तो जी आई वाई जी आई, अच्छा एक सेकेंड, एक और नहीं 27 आना चाहिए, तो यहाँ पे जेड आएगा, तो सॉरी माफ करना, क्योंकि एक और 26 27, तो जी आई जेड एम जे एफ आर ओ, यानी ऑप्शन ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोमीटर, जो ग्लूकोमीटर है वो रक्त चक्र है, ठीक है, इसको मतलब ये किससे रिलेटेड है, ठीक हो क्या, नाड़ी मापी के लिए क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे रक्तचाप आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर के किसी काम को 3 दिन, अच्छा ये तो आपका एक्चुअली मैथ्स का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष अकेला 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है और एक लड़का अकेला 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो एक स्त्री अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है? तो भाई मिलकर के 3 दिन में खत्म कर रहे हैं, पुरुष, स्त्री और लड़का। तो इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/3। तो भाई पुरुष अकेला कितने दिन में कर सकता है? 6 दिन में। तो एक दिन का काम 1/6। और यहाँ पे आपका जो अकेला लड़का है वो इसको 18 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/18। तो भाई आपको स्त्री का एक दिन का काम निकालना है, तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करोगे यानी इक्वल टू में 1/3 रखना, तो यहाँ से इसको सॉल्व करना, तो एस जो निकल के आएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका निकल के आएगा 1/9। यानी ये स्त्री का एक दिन का काम है, तो भाई स्त्री कितने में पूरा करेगी? 9 दिन में पूरा करेगी। तो यानी ऑप्शन ए आपका क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अबे आपका एक जीप एक कार को पीछा कर, एक मतलब एक जीप है भाई, एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 मीटर आगे है। भाई ये जीप है, ठीक है, और एक कार है, ठीक है, ऐसे समझ लो यार समझाने के लिए, ठीक है, कार है आपका। तो भाई ये 5 किलोमीटर के बीच का डिफरेंस है इसके बीच, इन दोनों के बीच में। तो भाई जो कार जीप की स्पीड है 90 है, ठीक है, ऐसे ही बोला इसने। उनकी चाल जो है क्रमशः 90 और एक की 75, तो ये 75 आपका यहाँ पे है। तो भाई अब यहाँ पे वो कितनी देर में जीप कार को पकड़ लेगी? तो भाई इनके बीच में गैप कितने का है? 5 किलोमीटर का गैप है। और भाई स्पीड का गैप कितना है? 15 किलोमीटर का गैप है। तो भाई आप क्या करेंगे? आपको टाइम बताना है। तो सीधी बात है भाई, डिस्टेंस कितना कवर करना है इसको? बाकी जितनी स्पीड से 75 पे चलेगी उतने 75 के गैप में ये भी रहेगी, लेकिन भाई जो उसकी स्पीड में जो डिफरेंस है ना, यही डिफरेंस को पकड़ने में हेल्प करेगा। तो भाई आपका डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है? ये आपकी 15 है। ये आपका टाइम निकल के आएगा, तो 5 का 5, 5 से 15, तो 1/3 घंटे आया। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, यानी 1/3 इंटू 60 कर लो, तो 3 दूना 6, तो 20 मिनट आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 20 मिनट कहाँ पे? ऑप्शन बी में आपका। आगे बढ़ते हैं। अब है आपका एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो भाई वो इतने का बेच रहा है, ठीक है। तो भाई इसको डिवाइड कर दो, 1 2 3 2 5, तो आपको पर मीटर का कॉस्ट मिल जाएगा। जब आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके आपको मिलेगा पर मीटर का कॉस्ट। बात समझ रहे हैं आप? तो जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आपको कितना मिलेगा? सॉल्व करना है इसको, 85 आपको मिलेगा, ठीक है। तो 85 पर मीटर बेच रहा है वो। पर मीटर का जो सेलिंग प्राइस है वो 85 रुपए है, और भाई 10 रुपए का वो कमा रहा है, 10 रुपए वो प्रति मीटर कमा रहा है। तो भाई कितने का खरीदा होगा उसने? 10 माइनस कर लो, तो 75 रुपए का उसने खरीदा होगा, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पी क्यू का भाई है, तो भाई ये पी है, ये क्यू का भाई है, ठीक है। पी जो है क्यू का भाई है, और आर जो है क्यू की माँ है। भाई आर क्यू की माँ है, आर की शादी हुई होगी, तो ये मतलब आर के ही बच्चे दोनों। तो एस आर का पिता है, ठीक है भाई, ये एस है, आर का पिता है, ठीक है। टी एस की माँ है, लो भाई टी भी है यहाँ पे, वो एस की माँ है, ठीक है। तो बताइए पी और टी के साथ क्या संबंध है? पी का टी के साथ क्या संबंध है? पी का टी के साथ क्या संबंध है? तो देखिए, टी के बेटे की बेटी का बेटा, तो सीधी बात है भाई, क्या हो जाएगा आपका? पड़पोता हो जाएगा। ज्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस समय उस युग्म का चयन कीजिए जिसके दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे दिए गए शब्द आपस में संबंधित है। जैसे उष्मा आपको सूर्य से मिलती है, तो यहाँ से फलों से आपको विटामिन मिलता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। बाकी 3 आपके क्या है? राइट आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सी माता ए की, ठीक है भाई, सी माता है ए की, तो भाई ए यहाँ पे आ गया। ए और बी, अच्छा सी माता है ए और बी की, तो भाई ए और बी के बच्चे हो गए, मेल फीमेल अभी कुछ नहीं पता। यदि डी पति है, यदि डी पति है बी का, भाई अच्छा ठीक है, ये तो लड़की कंफर्म है, तो डी पति है इसका। तो सी कौन है डी की? सी कौन है डी की? भाई सास हो गई यार, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, तो यानी ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए यूटीबी से कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं? तो भाई यूटीबी, तो भाई 3 है यहाँ पे, ठीक है। कितने अर्थपूर्ण, अच्छा अर्थ, अच्छा सॉरी 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 यार, मैं तो अभी इसमें परमुटेशन लगाया था। अर्थपूर्ण और अर्थहीन नहीं बोला, यानी अर्थपूर्ण आपको शब्द बनाने हैं। तो भाई आप क्या बना सकते हैं इसमें? आप बना सकते हैं BUT बट, और एक TUB टब, एक बट बन सकता है, एक टब बन सकता है, इसके अलावा तो कोई और नहीं बन सकते, यानी आपका ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि हरा, हरे का अर्थ लाल, हरा लाल, लाल पीला, लाल है वो पीला, राइट, और
पीले का अर्थ है नीला, पीले का अर्थ है नीला, और नीले का अर्थ है नारंगी। ठीक है, तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा? स्वच्छ आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, यानी आसमानी रंग नीला। तो भाई नीले को आप क्या बोल रहे हो? नारंगी बोल रहे हो। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि स्ट्रीमलाइन के दूसरे, पांचवें और छठे और 10वें अक्ष को मिलाकर के, किस किस को फिर से देखिए, यदि इसके आप दूसरे, पांचवें, छठे और 10वें अक्ष को मिलाकर, अक्षरों को मिलाकर के कोई सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना संभव हो, चल ठीक है वो आगे देख लेते हैं, तो इन शब्दों का तीसरा अक्षर क्या होगा? ठीक है, तो भाई देखिए क्या क्या उठाएंगे आप उठाएंगे यहाँ पे एक तो दूसरा भाई टी उठा लो, पांचवा 1 2 3 4 5 ए उठा लो, उसके बाद छठा 1 2 3 4 5 यानी एम उठा लो, और उसके बाद क्या उठाना है? 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ई उठा लो। ठीक है, तो भाई क्या बनेगा इससे? TEAM। अच्छा ठीक है, टीम बन रहा है, तो इसका तीसरा अक्षर आपको बताना है, यानी 1 2 3 यानी ए आएगा आपका, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। गीता जो है सीता से अधिक सुंदर है, ठीक है भाई, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। गीता सीता से तो अधिक सुंदर है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। सीता रीता से ज्यादा सुंदर है, गलत भाई। सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। हाँ ठीक है, जो सीता है वो गीता जितनी सुंदर नहीं है, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। बाकी आप दो ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, तो जब दो ऑप्शन चेक करेंगे तो उससे आपका मैच नहीं करेगा, कुछ गड़बड़ी आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बात कर रहे थे। ठीक है भाई, रमन और अर्जुन, मान लेते हैं रमन यहाँ पे है, अभी गलत भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है अमन यहाँ पे, कौन है अमन, अर्जुन यहाँ पे और रमन यहाँ पे हो। ठीक है, तो पहले इसके हिसाब से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका रमन और यहाँ पे अर्जुन है, और क्या बोला है आपको? सूर्यास्त हो रहा है, तो मान लो सूर्यास्त तो इस साइड ही होगा, पश्चिम में। ठीक है, तो यहाँ पे पश्चिम है और यहाँ पे आपका पूर्व है। ठीक है, डन। अब इसके बाद यदि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़े, रमन की परछाई ये एक दूसरे के आमने सामने, तो रमन कहाँ पे देख रहा है? दक्षिण की ओर को देख रहा है, और ये अर्जुन उत्तर की ओर को देख रहा है। ठीक है, अभी ऐसा मान के चल रहे हैं आप। तो भाई रमन का बाईं इधर बनेगा, तो रमन का बाईं इधर होगा, तो भाई ठीक है, जब सूर्यास्त इधर होगा तो आपकी शेडो इधर तो बनेगी, इस साइड तो बनेगी नहीं, शेडो इधर ही बनेगी। तो भाई बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम है। तो यानी कि आपने जो बनाया है बिल्कुल परफेक्ट बनाया, अगर आप ऐसा लेके चलते तो गलत हो जाता। बहुत सही बनाया आपने। तो क्या करेंगे आप? यदि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही है, जो कि बिल्कुल बाईं ओर पड़ रही है, तो अर्जुन किस दिशा की ओर देख रहा है? अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है, तो अर्जुन कहाँ की ओर को मुख करके बैठा है? उत्तर की ओर भाई, उत्तर की ओर उसका मुंह है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। ठीक है भाई, तो ये सिंपल सी बात है, ये तीन आपके सही हैं और ये आपका विषम है ऑड है, प्लूटो, तो यही आपका करेक्ट है। ठीक है, आपका अगला देखिए, यदि 15 फरवरी 2000 को रविवार था, तो 15 जनवरी, अच्छा यहाँ पे एक्चुअली आप फरवरी लेके चलेंगे। ठीक है, तो 15 फरवरी को 2000 है, तो 15 फरवरी 2013 को क्या होगा? तो भाई जब भी आप आगे साल में बढ़ते हो, तो जब ऑर्डिनरी ईयर होता है तो एक दिन शिफ्ट होता है, और जब आपका लीप ईयर होता है तो 2 दिन शिफ्ट होते हैं। तो आप इससे 2000 से आप 2013 पे पहुंच के देखिए, लीप ईयर के हिसाब से 2 दिन शिफ्ट कीजिए और ऑर्डिनरी ईयर के हिसाब से 1 दिन शिफ्ट कीजिए, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन सी, बुधवार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या में थी। ठीक है भाई, पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या में थी, अगले वर्ष यह घन संख्या में होगी। तो भाई ऑप्शन से देखते हैं, 26 में कम करें 25, हाँ भाई पूर्ण वर्ग है, 26 में एक जोड़े 27, हाँ ये पूरा आपका घन है 3 का, और ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक मैदान में कुछ बतख और कुछ बकरे हैं। ठीक है, बतख को एक्स ले लेते हैं और बकरे को वाई ले लेते हैं, तो कुल मिलाकर 77 सिर है। तो मिलाकर के यहाँ पे क्या है आपका? कुल मिलाकर के 77 सर है। तो भाई ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 77 आएगा, क्योंकि भाई जितने आपके बतख हैं उतने ही सर होंगे, जितने बकरे हैं उतने ही आपके सर होंगे। तो और हाँ, एक और चीज, एक मैदान में कुछ बतख और बकरे हैं, कुल मिलाकर के 77 सिर और 224 पैर है। तो भाई पैर तो यहाँ पे बतख के 2 होंगे और बकरे के 4 होंगे, तो ये मिलाकर कितना आना चाहिए? 224। तो भाई दो इक्वेशन आपके पास है, इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। आपको निकालना क्या है? बतखों की संख्या, यानी बतख को आपने क्या माना हुआ है? यहाँ पे बतख को आपने माना है x, तो आपको यहाँ पे x निकालना है। तो x आपका कितना निकल के आएगा? इसको आप सॉल्व करना, तो x आपको 42 मिलेगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री कोण होगा? तो भाई फॉर्मूला होता है 30a - 11/2b, करेक्ट। तो यहाँ पे a की जगह कितना रख दो? 3, और b की जगह कितना रख दो? आप यहाँ पे 30 रख दो।
और इन दोनों को सॉल्व कर दूं, तो जब आप सॉल्व करेंगे मतलब यहाँ पे ए की जगह 3 और बी की जगह 30 रख के जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए बाहर मॉड है, अगर आंसर नेगेटिव भी आएगा तो बाहर मॉड है तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो आपको ऑप्शन डी मिलेगा यानी 75। प्रॉपर्टी शब्द में ऐसे कितने युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की वर्ण अक्षरों में है। देखिए काफी अच्छा सवाल है, आप लिख लीजिए PROPERTY। तो भाई ये 16 पे, ये 18 पे, ये 15 पे, ये 16 पे, ये 5 पे, ये 18 पे, ये 20 पे, और y कितना है, y आपका 25 पे। तो भाई देखिए 16 से 17 18 एक तो ये मिल गया आपको, 15 16 एक ये मिल गया, 15 16 17 18 भाई एक और ये मिल गया, 3 ही हो गए। और उसके बाद देखिए 18 19 20 नहीं ये नहीं है, 15 16 17 18 ये करी लिया आपने, और एक और देख सकते हैं यहाँ पे, क्या पता कोई मिल रहा हो, ये 15 16 17 18 लो एक और मिल गया, तो 1 2 3 4, तो टोटल करीबन आपको 4 यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि बी ए हो जाए, जो बी है वो ए हो जाए, भाई एक कम हो गया, ये 2 पे आता है 1 हो गया, पी ओ हो जाए 16 पे आता है 15 पे हो गया, ठीक है भाई एक घट गया, तो के क्या हो जाएगा, इसमें भी एक कम कर लो भाई, के 11 पे आता है तो जे आपका 10 पे आता है, तो जे आपका राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा था, घड़ी में उस समय 5:25 हो रहा था, ठीक हो गया, तो इसका प्रतिबिंब चलो ठीक है। अगर दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे, तो इस दूसरे दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। तो भाई 2 बार घुमा फिरा करके आपको करना वही है, 12 में से इसको माइनस करना है, राइट, तो इसको माइनस कर दीजिए, 2 बार घुमा दी उसने बात को कि इसके प्रतिबिंब में अगर जो आप दूसरे दर्पण में उसका प्रतिबिंब देखेंगे तो भाई फिर से वो आपको घटाना पड़ेगा, राइट, तो ले दे करके आपको करना क्या है, 12 से इसको माइनस करना है, यानी 11:60 में से आप इसको माइनस कर दो, तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 10 में 5 गया 5, ये 5 में 2 गया 3, और ये कितना आएगा 11 में 5 गया 6, तो 6:35 आपको मिल रहा है, ऑप्शन सी में मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर होगा, ठीक है, तो भाई सिंपल सा है, इसको क्या करेंगे, अच्छा देखो SAN 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 सही है। अब देखो भाई ए है तो ये पहले पे आना चाहिए, दूसरे तीसरे में इनमें से कोई और होगा, ठीक है, क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है, हमें चेक नहीं करना है, लास्ट में देखना है, तो यहाँ पे भाई एस है तो लास्ट में तो ए वाला आएगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, अब यहाँ पे आप इसको डायग्राम को ढंग से देख लीजिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको आंसर ये देने, कितने कलाकार खिलाड़ी भी है, तो भाई यहाँ पे समझ लो ये बोला है उसने कि जो त्रिभुज है वो डॉक्टर को दिखा रहा है, ये व्रत है खिलाड़ियों को दिखाने वाला प्लेयर, और ये जो आयत है ये दिखा रहा है आर्टिस्ट को, राइट, कहाँ है जो ए है, कहाँ त्रिभुज डॉक्टरों को, व्रत खिलाड़ियों को, और आयत कलाकारों को, तो ये आर्टिस्ट आपका आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है पहला क्या कि कितने कलाकार खिलाड़ी भी है, तो कितने कलाकार ऐसे जो खिलाड़ी भी है, तो भाई वो आप देखो कितने कलाकार मतलब ये आर्टिस्ट, खिलाड़ी भी, खिलाड़ी मतलब किस माना चाहिए, सर्किल माना चाहिए, तो भाई ये है, ये 3 22 ये हो गए और 3 ये हो गए, 22 ये 3 ये एक्चुअली आयत में आ रहे हैं तो ये आर्टिस्ट हैं, और ये सर्कल के अंदर आ रहे हैं तो ये आपके खिलाड़ी भी हो गए, तो 22 3 25, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन बी 25। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, कितने कलाकार ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही डॉक्टर हैं, ठीक है, कितने कलाकार ऐसे जो ना तो खिलाड़ी हैं, भाई खिलाड़ी भी नहीं है और ना ही आपके डॉक्टर हैं, तो भाई इसको आगे देखते हैं, ठीक है, कहाँ गया आपका डायग्राम, तो कितने कलाकार है जो ना तो खिलाड़ी है ना ही आपके, देखो ये आपका 30 हो गया, ये जो आर्टिस्ट है ना तो आपका खिलाड़ी है और ना ही आपके डॉक्टर है, 30 ही आएगा, इसको देख लेते हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पूछा है इसने, यहाँ पे आपका कितने डॉक्टर कलाकार भी हैं और खिलाड़ी भी, ठीक है, कितने डॉक्टर यानी यहाँ पे कितने डॉक्टर कलाकार भी हैं और खिलाड़ी भी, तो भाई ये 3 है, ये 3 गोले में आ रहा है यानी व्रत में आ रहा है, तो ये आपके खिलाड़ी भी हैं, और ये आयत में भी आ रहा है तो यानी आर्टिस्ट भी है, तो 3 इसका राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी। अगला देखें, कितने डॉक्टर ना तो खिलाड़ी है ना ही कलाकार, कितने डॉक्टर ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही कलाकार, तो भाई इसको देखना पड़ेगा, ना तो खिलाड़ी है ना ही कलाकार, कितने डॉक्टर ना तो खिलाड़ी, डॉक्टर ये हैं, ना तो खिलाड़ी है ना कलाकार, तो भाई 17 ही है, 17 अपना सेपरेट है, ना तो खिलाड़ी है ना कलाकार है, ठीक है, तो 17 आपका राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं, कितने खिलाड़ी ऐसे जो ना तो कलाकार है और ना ही डॉक्टर, खिलाड़ी की बात चल रही है, ना तो कलाकार है ना डॉक्टर, ना तो कलाकार है ना डॉक्टर,
खिलाड़ी, ना तो कलाकार, ना डॉक्टर, तो भाई 25 आना चाहिए, राइट, क्योंकि भाई ये 25 बाहर है और सर्कल के अंदर ही है, ना तो आयत के अंदर आ रहा है, ना आपका ये त्रिभुज के अंदर आ रहा है। तो 25 ऐसे हैं जो ना तो आपके क्या है, डॉक्टर है, और ना ही आपके आर्टिस्ट है, यही तो है, ना तो कलाकार और ना ही डॉक्टर, ठीक है। तो भाई क्या आएगा आपका इसका आंसर, 25। तो ये सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे किसके कर दिए, ये सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे रीजनिंग के सॉल्व कर लिए हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो एक बार आप ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनको, और मैंने बहुत जल्दी जल्दी में आपको बताया, तो एक बार इनको खुद से टाइम लेकर के करना मत भूलना, तभी जितना आप टाइम लेकर के करेंगे, यानी जितना आप इसको टाइम देंगे, उतना ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेद श्री टीचिंग क्लासेस। तो आई होप आप लोगों ने जो टेस्ट है उस पर अच्छा परफॉर्म किया होगा। अब इसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है उसके सॉल्यूशंस है ये। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 151 से। यदि कोई विद्यार्थी किसी कक्षा अध्यापक की कक्षा में समस्याएं पैदा करता है तो उसके ऐसे व्यवहार के कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करना चाहिए, उसे दंड देना चाहिए, उसे दंड नहीं देना चाहिए, या उसे दूसरी कक्षा में स्थानांतरित कर देना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। उसके ऐसे व्यवहार के कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करना चाहिए। शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है अध्ययनशीलता, ऊंची सिफारिशें, शिक्षण अभिवृत्ति, विचारों की समानता। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सी, शिक्षण अभिवृत्ति। छात्रों को पाठ समझ नहीं आने पर अध्यापकों को चाहिए कि दोबारा समझाएं, अगला पाठ शुरू कर दें, प्रधानाध्यापक से बात करें, प्रश्न पूछें। ये तो बहुत ऑब्वियस है, अगर पाठ बच्चों को एक बार समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा समझाएंगे। फिर है, एक शिक्षक की अपने व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र है विषय वस्तु का ज्ञान होना, उसके स्वभाव में मधुरता होनी चाहिए, अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए, उसे आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए। तो एक शिक्षक जो है वो अपने व्यवसाय में तभी सफल हो सकता है जब उसके अंदर अभिव्यक्त करने की क्षमता हो। अगर आपको किसी भी विषय वस्तु का बहुत अच्छा ज्ञान है लेकिन आप उसे अच्छे से बोल नहीं पा रहे, प्रेजेंट नहीं कर पा रहे बच्चों के सामने, तो वो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए टीचर में। कक्षा के कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देकर पढ़ाना चाहिए। इस कथन से आप सहमत, असहमत, लगभग सहमत, कोई नहीं? तो इस कथन से हम क्या हैं, पूरी तरीके से सहमत हैं। ग्रीष्म अवकाश में शिक्षक द्वारा दिए गए गृह कार्य का क्या प्रयोजन है? छात्र समय नष्ट ना करें, पढ़ने की आदत बनी रहे, शिक्षक का कार्यभार कुछ हल्का हो जाए, बच्चे माता पिता को परेशान ना करें। तो देखिए, ग्रीष्म अवकाश में जब हम बच्चों को होमवर्क देते हैं तो ये एक लंबी छुट्टियां होती है, इसमें क्या होता है, बच्चे की पढ़ने की आदत बनी रहे, इसके लिए उन्हें ग्रीष्म अवकाश या हॉलीडे होमवर्क जो समर वेकेशन में होता है वो दिया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान संबंधित है शिक्षक से, शिक्षार्थी से, विद्यालय से, उपरोक्त सभी से। तो क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च इन तीनों से संबंधित है, क्योंकि स्कूल में ये तीनों ही तरीके के जो ये हैं आपके शिक्षक, शिक्षार्थी, विद्यालय, ये सभी इन्वॉल्व होते हैं आपके एक एक्शन रिसर्च में। सभी लोग परफॉर्म कर सकते हैं, एक प्रिंसिपल भी, एक टीचर भी, और शिक्षक और जो आपके शिक्षार्थी होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। शिक्षा एक त्रिआयामी समन्वित रूप है क्योंकि इसका अंग होता है शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, सभी। तो जो आपका ट्राइपोलर एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन जो है क्या है, ट्राइपोलर आप कह सकते हैं सिस्टम है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टीचर भी होता है, स्टूडेंट भी होता है, करिकुलम भी होता है। तो ये क्या होगा आंसर इसका, सभी। शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से शंका समाधान करें, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें। तो देखिए, शिक्षण उत्तम प्रणाली कब होती है, जब ये इंटरैक्टिव हो, यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों प्रश्न पूछें। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अध्यापक से संबंधित नहीं है? विषय वस्तु की निपुणता, राजनीतिक नेताओं से सम्मान, छात्रों के साथ अच्छा तालमेल, प्रभावी मौखिक संचार। तो देखिए, ये सारी जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये टीचर में होनी चाहिए, लेकिन ये अपेक्षित नहीं है कि वो राजनीतिक नेताओं का सम्मान करे, ये जरूरी नहीं है। तो बी। फिर है आपका शिक्षण का पहला चरण है पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को संगठित करना, विद्यार्थियों का बैकग्राउंड जानना, या कोई नहीं। तो यहाँ पर जो शिक्षण का पहला चरण होता है वो क्या होता है, प्लानिंग फेज होता है, पहले से योजना बनाना। आप अपने सहकर्मी से मतभेद कैसे सुलझाएंगे? उसका मजाक बनाकर, दूसरे सहकर्मियों के समक्ष विवाद करके, प्राचार्य से शिकायत करके, या कारण जानकर उसको आपस में सुलझाकर। तो अपने सहकर्मी के साथ आप क्या करेंगे, अगर कोई विवाद हो गया है तो आप क्या करेंगे, कारण जानकर उसका आप निवारण करेंगे, आपस में उसको सुलझाएंगे। विद्यार्थियों के बार बार अनुत्तीर्ण होने पर आप विभिन्न विषयों पर उनकी आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देंगे, मजाक उड़ाएंगे, उनको घर बैठकर कुछ काम करने की सलाह देंगे, प्राइवेट विद्यार्थी बनकर परीक्षा देने की सलाह देंगे। तो अगर बच्चे बार बार अनुत्तीर्ण हो रहे हैं तो विभिन्न विषयों में उनकी आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देने की आवश्यकता होती है। एक शिक्षक का कक्षा में अपने विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? उसको मेधावी छात्रों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए,
भेदभावपूर्ण, उसको कमज़ोर विद्यार्थियों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सभी विद्यार्थियों पर बराबर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने देखा है कि हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना चाहिए और अगर कमज़ोर विद्यार्थी हैं कक्षा में तो हमें उन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 165, आपके मतानुसार आधुनिक जीवन में शिक्षा को माना जाता है व्यावसायिक विवेक उत्पन्न करने का साधन, चेतना उत्पन्न करने का साधन, मोक्ष प्राप्ति का साधन, व्यक्तिगत निर्माण का साधन। तो आज हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो बच्चे का क्या होता है यहाँ पे, ओवरऑल व्यक्तिगत निर्माण होता है। क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य क्या है? समस्या का समाधान ढूंढना, नवीन शोध करना, उपाधि प्राप्त करना, पुरस्कार प्राप्त करना। तो जो एक्शन रिसर्च कंडक्ट की जाती है किस लिए की जाती है? अपनी किसी इमीडिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन संबंधी असत्य कथन है। औपचारिक मूल्यांकन एक प्रभावी उपकरण नहीं है। प्रगति कार्ड पर बालकों की अभिरुचि, कुशलता, स्वास्थ्य स्थिति का अंकन हो। लिखित परीक्षा पर बल देना चाहिए। बालकों के व्यक्तित्व की विविध पक्षों की जांच सतत होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है, यहाँ पर असत्य कथन है। असत्य कथन होगा ए। औपचारिक मूल्यांकन एक प्रभावी उपकरण नहीं है, ये चीज़ गलत है। ठीक है। अध्यापक तथा अभिभावकों के मध्य संबंध होते हैं विद्यालय के हित में, छात्रों के हित में, अध्यापक के आर्थिक हित में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पेरेंट टीचर मीटिंग्स वगैरह जो होती है या पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में जो कॉपरेशन होता है वो किसके लिए होता है? छात्रों के हित में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र उस अध्यापक से संबंध रखना पसंद करते हैं जो समझाकर पढ़ाता है, धारा प्रवाह भाषण करता है, छात्रों को कहानी सुनाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, समझाकर पढ़ाता है। भारतीय समाज में बढ़ते हुए नकारात्मक मूल्यों के प्रति एक अध्यापक होने के नाते आपको क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? मन ही मन भारत की अवनति पर दुखी होना चाहिए। आप स्वयं को अच्छा बनाएंगे, समाज का ठेका आपने नहीं लिया है। आप समाज सुधारने का संकल्प लेंगे या आप अपने छात्रों को सुधारेंगे ताकि भावी जनता सुधर सके। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही है। आप अपने छात्रों को सुधारेंगे जिससे कि आने वाली पीढ़ी जो है वो सुधर सके। विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का क्या महत्व है? इसके द्वारा विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन की आदत पड़ती है। यह स्कूल के कार्य की पूर्ति करता है। यह खाली समय में सदुपयोग का अवसर प्रदान करता है। यह विद्यार्थियों में जिम्मेदारी का एहसास पैदा करता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही है यह है, इसके द्वारा विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन की आदत पड़ती है। शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? निरीक्षण अधिकारियों द्वारा, उनके समवर्ती और उच्च अधिकारियों द्वारा, समाज द्वारा, उनके शिक्षार्थियों द्वारा। तो शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होगा? उनके अपने छात्रों के द्वारा। किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? शुद्ध उच्चारण, सस्वर वाचन, कविता पाठ, प्रतिलिपि। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है प्रतिलिपि। बाकी सब बोलने से रिलेटेड है, प्रतिलिपि नहीं है। NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा में किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल हैं? तो स्कूली शिक्षा में इसमें तो आप देखेंगे, आप जानते ही होंगे, दायरा बढ़ाया गया है NEP में। जो अब आपके आंगनबाड़ी वाले जो बच्चे होते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया। तो 3 से 18 वर्ष जब की जो आयु के बच्चे होते हैं वो आपके स्कूली शिक्षा के अंतर्गत अब आएंगे। फिर है आपका, एक छात्र मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। छात्र को प्रेरित कहा जाता है अनुभवात्मक रूप से, आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से, व्यक्तिगत रूप से। तो इसमें आप देखेंगे बच्चा इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, यानी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए कि छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करें, छात्रों को निष्क्रिय श्रोताओं के रूप में रखें, छात्रों पर कोई ध्यान न दें, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करें। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को भी इन्वॉल्व करना है, तो छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करें। एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए क्योंकि छात्रों की पाठ में रुचि रहती है, छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रखती है, ज्ञान को वास्तविक रूप से प्रदान करने एवं पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है। उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर है आपका, छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावक को देना आवश्यक है। इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। इससे अभिभावक को ट्यूशन लगाने की उचित सलाह मिलती है। इससे बच्चों में डर बना रहता है या बच्चे अभिभावकों को गलत जानकारी नहीं दे सकते। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जिससे कि बच्चों की प्रगति के विषय में पेरेंट्स को पता चल सकता है। पाठ्यक्रम या सिलेबस निर्माण में किस पहलू को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के सभी उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं के आधार पर, शिक्षा अनुसंधानों, एक्सपेरिमेंट के आधार पर, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। ठीक है। जब आप सिलेबस बनाते हैं या करिकुलम बनाते हैं तो आपको उद्देश्यों का भी ध्यान रखना है और छात्रों की आवश्यकता, रुचियों और योग्यताओं का भी ध्यान रखना है।
मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है, आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे? आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे। आप समझते हैं कि उसे तुरंत सभी उत्तर न दे देने चाहिए ताकि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकें। आप उसे कहेंगे कि कक्षा में अधीर होना अनुपयुक्त व्यवहार है। आप विद्यार्थियों से अत्यधिक जटिल प्रश्न पूछे गए जिससे जाएंगे या जिससे उसे यह एहसास हो कि आप सबसे अच्छे शिक्षक में से एक हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है कि आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यह माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती हैं, उनके पास अन्य व्यवसायों के लिए कम अवसर हैं, वे कम वेतन पर काम करने के लिए सहमत होती हैं, स्पेशल के लिए योग्यता की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए कि वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती हैं, इसलिए महिला जो शिक्षक हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती हो। परीक्षकों का निर्देश, गृह कार्य के अभ्यास, शिक्षकों को निर्देश, प्रकरणों की सूची बहुत से। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ सही ऑप्शन है आपका सी, शिक्षकों को निर्देश। फिर है आपका नेक्स्ट, पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षकों को छात्र के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, ये सभी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सभी। छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः वे अनुशासन मानने लगते हैं, उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। बी और सी दोनों। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। अगर आप बहुत ज़्यादा दमनात्मक तरीके से बच्चों के साथ पेश आएंगे, उनके आवेगों का दमन करेंगे, उनके इमोशंस को दबाने की कोशिश करेंगे, तो एक तो विद्रोह की भावना आएगी और दूसरा उनकी जो क्रिएटिविटी है वो भी कुंठित हो जाएगी। प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक व छात्र अनुपात निर्धारित किया गया है। तो प्राइमरी क्लासेस के लिए शिक्षक और छात्र जो अनुपात है वो कितना है आपका? 1:30, यानी 30 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर होना चाहिए। खेल विधि के जन्मदाता हैं, तो खेल विधि के जन्मदाता कौन है? फ्रॉवेल, डाल्टन, मॉन्टेसरी, सिगमंड फ्राइड। तो ये है फ्रॉवेल। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाई जाने का प्रमुख कारण तभी है सिवाय एक के। ठीक है, सभी है सिवाय एक के। अध्यापकों के शिक्षण में कमी, परिवेश की भिन्नता का होना, बच्चों में श्रम तथा एकाग्रता का भिन्न होना, जन्मजात योग्यता का अलग होना। तो ये सभी तो कारण हो सकते हैं आपके व्यक्तिगत विभिन्नता के, ये कारण नहीं है। ठीक है, शिक्षा में कमी से व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं आती। फिर है मूल्यांकन का प्रयोजन है बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना, बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले होशियार, समस्यात्मक छात्र आदि वर्गों में विभाजित करना, बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना, उन बच्चों को पहचानना जिससे उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा आपका? मूल्यांकन का प्रयोजन है बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। निम्नलिखित में से कौन सी बालक केंद्रित विधि नहीं है? व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रयोग विधि या प्रयोगशाला विधि। तो यहाँ पर जो चाइल्ड सेंटर्ड आपका नहीं है वो है आपका ए, व्याख्यान विधि। ठीक है, फिर है शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन, छात्रों का सतत मूल्यांकन या अध्यापकों का उच्च वेतन। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपको क्या करना चाहिए? छात्रों का सतत मूल्यांकन। तो अगर आपको शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना है तो आपको स्टूडेंट्स का आपको करना पड़ेगा कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, जिससे आपको पता चल सके कि वे बच्चे जो हैं उस शिक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं नहीं, या और ज़्यादा हमें इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। श्रव्य शिक्षक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री का साधन नहीं है। रेडियो, भ्रमर, टेलीफोन, ग्रामोफोन। तो यहाँ पर फिर से श्रव्य शिक्षण सामग्री पूछिए जो कौन सी नहीं है, तो वो है आपकी भ्रमर, बाकी सब क्या है? आपकी श्रव्य है। प्राथमिक विद्यालय के कार्य दिवस निर्धारित हैं RTE एक्ट 2009 के तहत। ये आपके कितने हैं? 220 दिन। ठीक है, 220 दिन। वेट, यहाँ पर ये गलत है, 220 नहीं 200 दिन होगा। ठीक है, 200 दिन। नेक्स्ट है आपका कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है बाहरी हस्तक्षेप, शिक्षण सामग्री का अभाव, शिक्षण के स्तर पर भ्रांति, कक्षा में शोरगुल। तो बाहरी, यहाँ पर देखिए शक्तिशाली बाधा जो संप्रेषण में है, यानी कि बैरियर क्या होता है कम्युनिकेशन में, तो है शिक्षण के स्तर पर भ्रांति। तो अगर टीचिंग जो हो रही है या टीचर जो बोल रहा है अगर वही कंफ्यूज है तो ये बहुत बड़ा आपका कह सकते हैं बैरियर है कम्युनिकेशन में। ठीक है, टीचर खुद से ही कंफ्यूज है। फिर है यदि विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है तो आप क्या करेंगे?
बिना सहायक सामग्री के शिक्षण करेंगे, इन सब की परवाह नहीं करेंगे, स्वनिर्मित सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है टीचिंग एड तो आप खुद से उसका निर्माण कर लेंगे, स्वनिर्मित सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 ने नई पाठ्यचर्या संरचना में कई बदलाव किए। नई पाठ्यचर्या संरचना एनईपी 2020 में क्या मॉडल है, ठीक है, आपका मॉडल पूछा गया है, आपका क्या मॉडल है इसमें, तो ये आपका मॉडल कौन सा है, ये है आपका 5+3+3+4 मॉडल, ठीक है। फिर है, एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता रहता है, वह शिक्षक व सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है, होता है समस्यात्मक बालक, औसत बालक, प्रतिभाशाली बालक, हठी बालक। तो वो क्या होगा, प्रतिभाशाली बालक। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से विपरीत बच्चों के लिए सही नहीं है। उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल रहते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चे में हमें या विपरीत बच्चों में हमें सभी कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन ये हमेशा सफल रहते हैं ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर बच्चा मोटिवेटेड है तो हमेशा सफल ही होगा। फिर है, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, सामान्य बालकों हेतु, विशिष्ट बालकों हेतु, दोनों प्रकार के या किसी के लिए नहीं। तो ये दोनों प्रकार के लिए होती है। यहाँ पे नॉर्मल बच्चे और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, दोनों को साथ बैठाकर ही पढ़ाया जाता है, ठीक है, सबके लिए होती है। समस्यात्मक बालकों की उपचार विधियाँ हैं, परिवार में उपचार, विद्यालय में उपचार, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, ये सभी, तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड में हम ये तीनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फिर है लास्ट क्वेश्चन आज के आपके टेस्ट का, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है, उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाएं, उन्हें साधारण होने की अनुभूति कराई जाए, उन्हें लगातार पुरस्कार दिए जाएं, उपरोक्त सभी। तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या आवश्यकता है कि उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेश अवसर दिए जाए, उन्हें मौके देने चाहिए ताकि वो अपने आप को दिखा सकें, शो कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें। तो ये था आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपके सॉल्यूशंस थे। आई होप आपका टेस्ट अच्छा रहा होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में।